क्या हो अगर एक ऐसा हीरो जिसने अपने रोबोट के साथ मिलकर सालों तक धरती को विनाशकारी काइजू मॉन्स्टर से बचाया हो, उसे मानवता की आखिरी उम्मीद मानकर अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है ताकि वो काइजू को जड़ से हमेशा के लिए मिटा सके। लेकिन जब वो अपना मिशन पूरा करके धरती पर वापस लौटा तब उसने देखा कि दुनिया पहले ही बर्बाद हो चुकी है। कुछ ही सालों में पूरी पृथ्वी एक जम चुके नर्क में बदल गई थी। शहर बर्फ के नीचे दफन हो चुके थे, समुद्र पत्थर की तरह जम चुके थे और इंसानी सभ्यता लगभग मिटा दी गई थी। बचे हुए सर्वाइवर से बताते हैं कि इस विनाश के पीछे एक रहस्यमय काइजू है, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसने पूरी दुनिया को बर्फ से ढकी हुई धरती में बदल दिया। अब न एडवांस टेक्नोलॉजी बची है, न पुराने वेपन, और इंसानियत की आखिरी उम्मीद एक बार फिर वही इंसानी हीरो है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या एक इंसान उस मॉन्स्टर को हरा सकता है जिसने पूरी धरती को बर्फ की कैद में बांध दिया हो? कहानी की शुरुआत तब होती है जब पहला इंटर गैलेक्टिक काइजू धरती पर हमला कर देता है, लेकिन ये सिर्फ आरंभ है, क्योंकि इसके बाद लगातार अनेक काइजू प्रकट होने लगते हैं जो मानव जाति को समाप्त करना चाहते थे। इस विनाशकारी खतरे का सामना करने के लिए दुनिया भर की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी और सैनिकों को इकट्ठा करके एक विशेष एंटी काइजू डिफेंस फोर्स बनाई जाती है जिसका नाम एरडे था। हालांकि उन्हें कुछ सफलता जरूर मिली, लेकिन नुकसान बहुत अधिक था और युद्ध समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी एक युवा उद्धारक मतलब सेवियर सामने आता है जिसका नाम टेट्सुओ था। वो एक बहुत शांत और शर्मीला लड़का था जो दूसरे बच्चों को खेलते हुए चुपचाप देखता रहता था, पर जब भी कोई उसे साथ खेलने के लिए बुलाता वो घबराकर तुरंत वहां से भाग जाता था। जैसा तुम अपनी क्रश को देख के भाग जाते हो वैसे ही। पर एक दिन टेट्सुओ की मुलाकात एक रोबोट से होती है जो रोबोटों के विरुद्ध हो रही हिंसा का विरोध कर रहा था। वो रोबोट कहता है कि मेरे अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उसे भी माना जाना चाहिए, और वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने से साफ साफ इनकार कर देता है। तभी लीड रिसर्चर कोजी का वहां पहुंचता है और दूसरे रिसर्चर लोग बताते हैं कि सर ये रोबोट हमें अंदर जाने लैब में नहीं दे रहा, कुछ करिए। लेकिन रोबोट तुरंत कोजी का खुद देख के कहता है कि असली समस्या यही आदमी है, क्योंकि दरअसल कोजी का चाहता है कि ये रोबोट काइजू के अंदर घुसकर खुद को उड़ा दे। कोजी का बिना झिझके ये बातें स्वीकार करता है कि रोबोट सिर्फ एक प्रोटोटाइप है और उसे ऑटोनोमस बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया जाएगा ताकि बिना किसी ह्यूमन कैजुअलिटी के काइजू को खत्म किया जा सके। उसके हिसाब से ये एक महान इनोवेशन था जो युद्ध की दिशा बदल सकती थी। लेकिन हमारा रोबोट सिर्फ जीना चाहता था, न कि मरना। और टेट्सुओ उसकी बात सुनकर परेशान हो जाता है। इसी बीच शहर में इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं क्योंकि काइजू ने हमला जो कर दिया था। सब रिसर्चर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, पर टेट्सुओ वहां रुककर रोबोट से बात करता है। साथ ही कोजी का भी वहां रुकता है क्योंकि वो स्नोमैन नाम के रोबोट का टेस्ट करना चाहता था। तब उसे पता चलता है कि उसका बेटा स्नोमैन के अंदर घुसकर मैनुअल कंट्रोल ले चुका है। दरअसल टेट्सुओ कॉकपिट के अंदर इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ रहा था। स्नोमैन घबरा जाता है और कहता है कि ये बहुत खतरनाक है तुम्हारे लिए, इसलिए उतर जाओ। दूसरी तरफ कोजी का सबको समझाता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कॉकपिट सिर्फ ट्रेनिंग के लिए लगाया गया है, क्योंकि असल में स्नोमैन को कंट्रोल करना लगभग असंभव बात है, क्योंकि सिर्फ कोई महान जीनियस ही इसे आसानी से चलाना सीख सकता है। लेकिन टेट्सुओ सच में एक जीनियस निकलता है और वो तुरंत स्नोमैन को कंट्रोल कर लेता है। स्नोमैन उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसके अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन का खतरा अभी भी बाकी था, पर टेट्सुओ विश्वास के साथ उससे कहता है मैं तुम्हें स्नोमैन कभी भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने नहीं दूंगा, मैं ये वादा करता हूँ तुमसे। अगले ही पल सब लोग हैरान रह जाते हैं जब टेट्सुओ स्नोमैन को हवा में उड़ा देता है। कोजिका को समझ ही नहीं आता है कि ये सब कैसे और क्या हो रहा है, और तब उसे एकदम से एहसास होता है कि उसका बेटा असाधारण प्रतिभा रखता है, मतलब वो एक जीनियस है सच में। कुछ घंटों बाद पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है कि डेवलपमेंट के दौरान एक रोबोट ने अकेले ही काइजू को हरा दिया और उसका पायलट सिर्फ 9 साल का एक बच्चा है। कोजिका मीडिया के सामने टेट्सुओ को अपना बेटा बताता है, जो सच बात है, और ये भी कहता है कि स्नोमैन रोबोट अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी कर सकता है। सोशल मीडिया पर दोनों को मानवता का उद्धारक कहा जाने लगता है। कोजिका भी अपनी पुरानी सोच बदल देता है और घोषणा करता है कि अब से स्नोमैन कोई डिस्पोजल बॉम्ब नहीं बल्कि मानवता की असली आशा है। पर इसी बीच टेट्सुओ लोगों की नजरों से घबराया हुआ था क्योंकि उसे लोगों से बात करने में अभी भी डर लगता था। इसी तरह समय के साथ टेट्सुओ लगातार काइजू से लड़ता रहता है और धीरे धीरे दुनिया का महान हीरो बन गया था। स्नोमैन को भी कई अपग्रेड मिल रहे थे और युद्ध अपने अंतिम चरण पर पहुंचने लगा था। सबको पूरा विश्वास था कि टेट्सुओ ही मानवता को शांति दिलाएगा। 10 साल बाद टेट्सुओ एक इंटरगैलेक्टिक क्रूजर में नजर आता है जहां वो 777 स्टेप टू मेक फ्रेंड नाम की किताब पढ़ रहा था। वो पहला स्टेप ही नहीं पढ़ पाता क्योंकि अनाउंसमेंट होती है कि अंतिम युद्ध शुरू होने में सिर्फ 40 मिनट रह गए हैं।
टैट्सुओ को स्नोमैन के पास बुलाया जाता है। रास्ते में कुछ लड़कियों से कहती है कि हमारी उम्मीद सिर्फ हीरो आपसे ही है, हमें बचा लेना। तो बदले में टैट्सुओ सिर्फ इतना कह पाता है कि वो पूरी कोशिश करेगा। जब वो स्पेस में लॉन्च होता है तब वो स्नोमैन को यूकियो कहकर बुलाते हुए अंदर आता है। यूकियो तुरंत समझ जाता है कि टैट्सुओ फिर से सामान्य लोगों से बात करने से बचकर भाग आया है उसके पास। टैट्सुओ खुद को लूजर कहने लगता है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी काइजू से लड़ते हुए जो बिता दी है और कभी दोस्त बनाना नहीं सीख पाया बेचारा। यहाँ यूकियो उसे हिम्मत देता है और कहता है कि उसे हार मानना नहीं चाहिए बल्कि दोस्त बनाने के लिए और भी मजबूत बनना चाहिए। तो टैट्सुओ स्नोमैन से कहता है कि दोस्ती करना इतना आसान नहीं है क्योंकि किताब के अनुसार इंसानों को 777 हर्डल्स पार करने पड़ते हैं दोस्ती करने के लिए। ये बात तुम्हें कहाँ से पता? तभी उनकी कैप्टन मिस्ट मिशन समझाती है क्रूजर काइजू होड़ के बीच घुसेगा और सही जगह पहुंचकर इन्फिनिटी लेजर फायर करेगा जो हजारों किलोमीटर तक सब कुछ मिटा सकता है। टैट्सुओ और यूकियो का काम था दुश्मनों को अपनी तरफ खींचकर शिप के लिए रास्ता बनाना। मीटिंग समाप्त होने के बाद भी टैट्सुओ को अफसोस होता है कि वो एक सामान्य यस मैम तक नहीं बोल पाया सीधा सीधा, लेकिन यूकियो सिर्फ मिशन पर ध्यान देना चाहता था। अचानक अनेक काइजू सामने आ जाते हैं और पूरा स्पेस उनके विशाल शरीरों से भर जाता है। क्रू के लोग डर के मारे कांप उठते हैं। टैट्सुओ कुछ पल चुप रहता है और खुद से कहता है कि वो एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता है जिसकी जिंदगी का कोई अर्थ हो। अगले ही पल उसका पूरा स्वभाव बदल जाता है और वो युद्ध मोड में चला जाता है। टैट्सुओ अपना 7 स्वॉर्ड स्टाइल एक्टिवेट करता है और एक ही बार में कई काइजू को काट डालता है। सब लोग उसकी शक्ति देखकर हैरान रह जाते हैं। धीरे धीरे वो लोग लॉन्च पॉइंट तक पहुंच जाते हैं और मिस्ट इन्फिनिटी लेजर फायर करने का ऑर्डर देती है सभी को। एक विशाल एनर्जी बॉल तैयार होती है लेकिन अचानक वो गायब हो जाती है। तब क्रू को पता चलता है कि लेजर सिस्टम क्रैश हो गया है एकदम से और इन्फिनिटी लेजर काम नहीं करेगा। अब मिस्ट को समझ नहीं आता क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, पर फिर भी वो तुरंत प्लान बी पर स्विच करने का ऑर्डर देती है सभी को और टैट्सुओ को वापस बुलाना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही पूरा से शटडाउन होने लगता है। अटैक सिस्टम और बैरियर जनरेटर सब बंद हो जाते हैं और काइजू सीधा शिप पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही पलों में पूरा क्रूजर तबाह हो जाता है। क्रू के लोग स्पेस में बिखर जाते हैं और मिस्ट भी चिल्लाती हुई मारी जाती है। ये सब इतना ज्यादा जल्दी होता है कि टैट्सुओ बस सन्न रह जाता है। यूकियो भी समझ नहीं पाता कि क्या मानवता सच में हार गई अब, लेकिन टैट्सुओ हिम्मत नहीं छोड़ता और दोनों मिलकर लगातार काइजू को मारते रहते हैं। कई घंटों बाद टैट्सुओ पूरी तरह से थक चुका था। यूकियो का एक हाथ तक टूट चुका था, फिर भी अनेक काइजू अभी भी बचे हुए थे। अब यूकियो भी जल्दी समझ जाता है कि अब उनके जीतने का कोई भी चांस नहीं है। टैट्सुओ भी भारी मन से मानता है कि वो ये युद्ध नहीं जीत सकते, इसलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि हमें कम से कम काइजू की संख्या इतनी कम कर देनी चाहिए जिससे धरती पर बची सेना उनका सामना कर सके। इसलिए यूकियो का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म एक्टिवेट करना जरूरी था। टैट्सुओ इस फैसले से टूट जाता है क्योंकि उसने कभी यूकियो से वादा किया था कि वो उसे कभी मरने नहीं देगा। काइजू उन पर हमला करते रहते हैं और इसी बीच यूकियो मजाक में कहता है कि अंत में टैट्सुओ एक भी दोस्त नहीं बना पाया नल्ला कहीं कच्ची। तो टैट्सुओ कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास यूकियो जैसा एक अच्छा दोस्त था हमेशा से। वो याद करता है कि कैसे उसने पूरी जिंदगी सिर्फ युद्ध में गुजारी और धीरे धीरे उसे दूसरों की दोस्ती देखकर दुख भी होना बंद हो गया था। टैट्सुओ यूकियो का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रहा। यूकियो भी कहता है कि टैट्सुओ पहला इंसान था जिसने उसे सिर्फ बॉम्ब नहीं बल्कि एक दोस्त समझा और उसे अपना नाम भी दिया। तभी अचानक यूकियो कंट्रोल ले लेता है खुद और टैट्सुओ को बताता है कि उसे एक बात का पछतावा हमेशा से था कि उसने टैट्सुओ से उसकी सामान्य जिंदगी छीन ली। तो टैट्सुओ रोते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई अफसोस नहीं है यूकियो, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। यूकियो इमरजेंसी एस्केप पॉड एक्टिवेट कर जो देता है और काउंटडाउन शुरू हो जाता है। फिर वो कहता है कि टैट्सुओ ने उसे जीने का अर्थ दिया है, इसलिए वो टैट्सुओ को मरने नहीं दे सकता किसी भी कीमत पर। काउंटडाउन समाप्त होते ही टैट्सुओ जबरदस्ती एस्केप पॉड में भेज दिया जाता है। वो चिल्लाकर यूकियो को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने से रोकने की कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता बेचारा। यूकियो अपनी अंतिम इच्छा बताता है कि टैट्सुओ धरती पर लौटकर खुशी से जिए और बहुत सारे दोस्त बनाए। रोते हुए टैट्सुओ वादा करता है कि मैं कम से कम 100 दोस्त जरूर बनाऊंगा धरती पर लौटकर। ये सुनकर यूकियो संतुष्ट होता है और उसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे एक विशाल विस्फोट होता है जो पूरे काइजू होड को मिटा देता है। कुछ समय बाद टैट्सुओ का पॉड कोल्ड स्लीप से बाहर आता है। स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि वो जापान के टोकाई रीजन में पहुंच चुका है और उसे कोल्ड स्लीप में 8 साल हो चुके हैं।
टैट्सुओ हैरान हो जाता है और कहता है, इसका मतलब मुझे धरती छोड़े 10 साल बीत चुके हैं क्या? जैसे ही वो पॉड से बाहर निकलता है उसके सपनों की दुनिया एकदम से चकनाचूर हो जाती है। दरअसल उसने कल्पना की थी कि लोग उसका स्वागत करेंगे और उसे अपना दोस्त बनाना चाहेंगे, लेकिन सच्चाई से कोसों दूर थी। बाहर का दृश्य देखकर टैट्सुओ सन्न रह जाता है। जबकि मौसम गर्मियों का होना चाहिए था, पूरी दुनिया बर्फ से जमी हुई थी और धरती एक भयानक जम चुके नर्क में बदल गई थी। टैट्सुओ ये देखकर पूरी तरह से सन्न रह जाता है कि दुनिया बर्बाद हो चुकी है पूरी तरीके से। यूकियो ने अपनी जान देकर काइजू होड़ को मिटा दिया, लेकिन इसके बाद भी धरती पूरी तरह से बर्फ में जम गई। लेकिन कैसे? कुछ पल के लिए टैट्सुओ के मन में उम्मीद जागती और वो सोचता है कि शायद सिर्फ यही शहर प्रभावित हुआ होगा और बाकी सब शहर सही है, सलामत होंगे। इसलिए वो तुरंत पॉड के अंदर लौटकर रिकॉर्ड चेक करता है ताकि पता लगा सके कि जापान और बाकी दुनिया सुरक्षित है या नहीं। लेकिन लॉग्स देखते ही टैट्सुओ का चेहरा सफेद पड़ जाता है। दरअसल पूरा ग्रह बर्फ से जो ढक चुका था और उसे समझ नहीं आता कि ये सब कैसे संभव हुआ इतने जल्दी। अब तक उसे कहीं भी जीवन के कोई संकेत नहीं मिले थे, इसलिए वो सोचने लगता है कि कहीं मानव सभ्यता पूरी तरह से समाप्त तो नहीं हो गई और क्या वो अकेला ही एक मानव बचा है इस पूरी दुनिया में। टैट्सुओ को यूकियो से किया वो वादा याद आता है जिसमें उसने बहुत सारे दोस्त बनाने की बात कही थी, लेकिन अगर दुनिया में लोग ही नहीं बचे तो मैं ये वादा पूरा कैसे करूंगा, ये वो सोचने लगता है। 22 घंटे तक उदासी में बैठे रहने के बाद टैट्सुओ को भूख लगने लगती है। वो सोचता है कि पॉड में कहीं ना कहीं खाना जरूर होगा, इसलिए वो उसे ढूंढने लगता है। तभी अचानक उसे यूकियो की आवाज सुनाई देती है, लेकिन दरअसल वो एक रिकॉर्डिंग थी। ये यूकियो के अंतिम पलों की रिकॉर्डिंग थी, जहां वो अपने अंतिम समय में सिर्फ यही चाहता था कि टैट्सुओ धरती पर लौटकर एक सम्मान और कुशल जीवन जिए। पर सबसे अधिक वो ये चाहता था कि टैट्सुओ बहुत सारे दोस्त बनाए। यूकियो की बातें सुनकर टैट्सुओ को दोबारा आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। वो खाना खाता है और पॉड के बाहर निकलने का फैसला करता है। अब उसका लक्ष्य हर हाल में दोस्त बनाना था बहुत सारे। टैट्सुओ कहता है कि इसका राज उस किताब में है जिसे वो 100 बार पढ़ चुका है। उस किताब का नाम था हाउ इवन अ काइजू कैन मेक अ फ्रेंड और उसे एक प्रोफेसर ने लिखा था। उसके अनुसार 777 स्टेप में पहला कदम था घर से बाहर निकलना और लोगों से मिलना। टैट्सुओ तैयार हो जाता है और पॉड से बाहर जाता है। अब ये पॉड उसका बेस बनने वाला था जब तक वो सर्वाइवर की तलाश करेगा। हर तरफ गहरी बर्फ जमी हुई थी और जीवन का कोई संकेत उसे नहीं मिल रहा था। तभी टैट्सुओ एक अजीब आदमी को देखकर चौंक जाता है और उस आदमी से गलती से टकरा जाता है। तब उसे पता चलता है कि वो आदमी तो पहले ही मर चुका है। टैट्सुओ उसे शांति से लेटा देता है और सोचता है कि दुनिया कितनी भयानक बन चुकी है। वो आदमी ठंड से जमकर मर गया और उसका शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि हल्का सा स्पर्श होते ही वो टूट गया बेचारा। इसी बीच टैट्सुओ की नजर उस आदमी के व्हीकल पर पड़ती है और वो खुश हो जाता है जब उसे पता चलता है कि अभी भी वो काम कर रहा है। टैट्सुओ उसे चलाता और देखता है कि एक लीवर से वो शॉवल को कंट्रोल भी कर सकता है। दरअसल वो एक एक्सकावेटर होता है और टैट्सुओ तुरंत समझ जाता है कि बर्फ से ढकी इस दुनिया में ये उसके लिए बहुत उपयोगी व्हीकल साबित होगा। आगे बढ़ते हुए उसे जमीन में एक विशाल गड्ढा दिखाई देता है। टैट्सुओ सोचता है कि अगर कोई मानव अभी भी जिंदा होगा तो सबसे सुरक्षित जगह अंडरग्राउंड ही होगी उनके लिए। इसलिए वो उस गड्ढे की तरफ जाता है क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि नीचे बहुत सारे लोग रह रहे होंगे। टैट्सुओ के अनुसार पहला कदम ये होना चाहिए था कि वो नीचे आवाज लगाए ताकि लोग उसे अंदर बुला सके, लेकिन दुर्भाग्य से उसका अत्यधिक एंटी सोशल स्वभाव उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। टैट्सुओ अनजान लोगों के सामने जोर से बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो अपनी असफलताओं के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसके पीछे एक विशाल बीस्ट प्रकट हो जाता है। टैट्सुओ घबराकर वहां से भागने लगता है और हैरान हो जाता है कि काइजू अभी भी धरती पर मौजूद हैं। वो कुछ पल के लिए सोचता है क्या उसे रुककर लड़ना चाहिए, लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए वो बचने के लिए सीधा उस गड्ढे के अंदर ही उतर जाता है। नीचे पहुंचकर टैट्सुओ अपनी पुरानी यादों को देखकर सन्न रह जाता है क्योंकि ये वही धरती थी जिसे वो जानता था, लेकिन अब सब कुछ जम चुका होता है। कुछ पल के लिए टैट्सुओ उम्मीद खोना शुरू कर देता है, लेकिन फिर उसे यूकियो से किया वो वादा याद आता है। वो खुद को संभालता है, तभी पहले वाला काइजू दोबारा उसके सामने आ जाता है। तब टैट्सुओ घोषणा करता है कि ये मेरी कहानी का अंत नहीं बल्कि मेरी कहानी की शुरुआत है, इसलिए मैं मर नहीं सकता। इसलिए वो एग्जीक्यूटिव लेकर सीधा काइजू पर हमला कर देता है और शॉवल की मदद से उसके मुंह को रोकता है। लड़ते हुए टैट्सुओ स्थिति का विश्लेषण करने लगता है। काइजू उसे निकलना चाहता है जबकि उसके पास सिर्फ एक छोटा सा शॉवल है। हालांकि काइजू के हमले सीधी दिशा में आ रहे थे, इसलिए टैट्सुओ उनसे बच पा रहा था आसानी से, पर समस्या ये थी कि उसके पास प्रहार करने का कोई उपाय नहीं था।
काइजू लगातार हमला करता रहता है और एग्जीक्यूटिव पूरी तरह से टूटने लगता है। इसी बीच शाओवल भी टूट जाती है, लेकिन टैट्सुओ इसे मौका बना लेता है क्योंकि अब उसका टूटा हुआ किनारा एक तेज भाले की तरह इस्तेमाल हो सकता था। तभी टैट्सुओ को अपने पिता की बात याद आती है। वो हमेशा कहते थे कि टैट्सुओ की असली पहचान उसके काइजू को समाप्त करने की क्षमता है और कुछ नहीं। ये याद आते ही अगले ही पल टैट्सुओ टूटे हुए सबल आर्म को लेंस की तरह इस्तेमाल करते हुए सीधा काइजू की तरफ दौड़ पड़ता है। काइजू उसे निगल लेता है, लेकिन टैट्सुओ अपने इम्प्रूव वेपन से उसके शरीर को चीर देता है और अंत में काइजू मारा जाता है आसानी से। इसी के साथ हमें पहली बार कुछ अन्य लोग नजर आते हैं। वो सब हैरान होकर पूछते हैं कि आखिर यहाँ क्या हुआ। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि किसी ने पूरे काइजू को मार दिया। जब वो तीनों खुशी मना रहे होते हैं तब टैट्सुओ काइजू के मुंह से बाहर निकलता है। टैट्सुओ पहली बार दूसरे मानवों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो तीनों टैट्सुओ को खून में लिपटा देखकर डर जाते हैं और उसे एक मानव राक्षस समझने लगते हैं। पर टैट्सुओ भावुक होकर यूकियो को याद करता है और कहता है कि उसने आखिरकार सर्वाइवर को ढूंढ ही लिया। लेकिन वो तीनों लोग अभी भी डरे हुए थे और उसे एक बुरी आत्मा कहकर भगाने लगते हैं। तभी उनकी चीफ आओ सबको शांत रहने को कहती है क्योंकि टैट्सुओ स्पष्ट रूप से एक इंसान था, ना कि कोई मॉन्स्टर। टैट्सुओ को याद आता है कि उसकी किताब के अनुसार अगला स्टेप एनकाउंटर के बाद मुस्कुराना था। हालांकि उसे पूरी लाइन याद नहीं आती, फिर भी वो जल्दी से मुस्कुरा देता है। लेकिन उसकी अजीब मुस्कान देखकर वो तीनों घबरा जाते हैं और डरने लगते हैं क्योंकि उसकी स्माइल बहुत ही ज्यादा डरावनी जो लग रही थी। दुर्भाग्य से टैट्सुओ बहुत ज्यादा थका था और वो इसी कारण बेहोश हो जाता है। बेहोशी में टैट्सुओ को एक पुरानी याद दिखाई देती है जहाँ यूकी उसका मजाक उड़ा रहा था और कहता है कि वो एक बेकार हाउ टू बुक पढ़ रहा था। टैट्सुओ उससे कहते हैं कि ये किताब अलग है क्योंकि इसे लोनली आवोकी ने लिखा है जिसके 1 मिलियन से भी अधिक दोस्त थे। लेकिन टैट्सुओ को हमेशा यही डर रहता है कि लोग उसे तब पसंद नहीं करेंगे जब यूकियो के साथ वो नहीं होगा। प्रेजेंट में जब टैट्सुओ की आंखें खुलती तब उसे याद आता है कि दूसरा स्टेप था खुद का परिचय देना। वो देखता है कि वो एक आइस केव में पड़ा हुआ है, साथ ही अब वहाँ पहले से भी कई अधिक लोग मौजूद थे जो काइजू को टुकड़ों में काट रहे थे। टैट्सुओ तुरंत समझ जाता है कि जम चुकी दुनिया में लोग काइजू को रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करके अभी तक जिंदा रह रहे हैं। टैट्सुओ सोचता है कि काश यूकियो भी ये सब देख पाता। तभी एक छोटा बच्चा यूकियो का टॉय लेकर खेलता हुआ भागता है और टैट्सुओ को पगला बोलकर चिढ़ाता है। लेकिन तभी अचानक उस बच्चे के ऊपर बर्फ का बड़ा टुकड़ा गिरने लगता है। टैट्सुओ बिना सोचे उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है। समय कम था इसलिए वो एक पोल फेंक कर बर्फ को हटा के बच्चे को खींच लेता है और उसकी जान बचा लेता है। तभी बच्चे का पिता तुरंत वहां आता है और उसे डांटने लगता है। साथ ही दूसरे लोग टैट्सुओ का धन्यवाद करते हैं बच्चे को बचाने के लिए। लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने टैट्सुओ को पहले कभी यहाँ नहीं देखा, इसलिए वो लोग पूछते हैं कि टैट्सुओ किस सेक्शन से आया है। टैट्सुओ घबरा जाता है और कोई जवाब नहीं दे पाता तो लोग उस पर शक करने लगते हैं। लेकिन टाकामुरा नाम का आदमी सबको रोक देता है। वो कहता है कि टैट्सुओ के पास चुप रहने का कोई ना कोई कारण जरूर होगा, पर इससे ये सच नहीं बदलता कि टैट्सुओ ने मेरे बच्चे की जान बचाई है। इसके बाद टाकामुरा अपना और अपने बेटे जोजी का परिचय देता है। टैट्सुओ मुश्किल से उससे हाथ मिलाता है और उसी के साथ वो अपनी किताब का दूसरा स्टेप भी पूरा कर लेता है। इसी बीच आओ और उसके साथी दूर से ये सब देख रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि शायद टैट्सुओ को पकड़ लेना चाहिए, लेकिन आओ मना कर देती है क्योंकि उनका काम सिर्फ मॉल को खतरों से बचाना था और टैट्सुओ अभी तक कोई खतरा नहीं लग रहा था उसे। लेकिन तभी जमीन जोर से हिलने लगती है और अचानक एक विशाल हाथ जमीन से बाहर निकलता है। सब लोग डर से कांप उठते हैं जब पहले से भी अधिक बड़ा काइजू सामने आ जाता है। टैट्सुओ तुरंत समझ जाता है कि ये काइजू उन सब मॉन्स्टर से बिल्कुल अलग है जिनसे वो पहले लड़ चुका है। इसका शरीर और बनावट किसी भी पुराने काइजू जैसे नहीं थी। अगले ही पल सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं और वो विशाल बीस्ट कुछ लोगों को कुचलकर मार देता है। ये भयानक दृश्य देखकर टैट्सुओ को एहसास होता है कि उनकी स्थिति कितनी ज्यादा खतरनाक है। अभी मॉन्स्टर इतना डरावना था कि टैट्सुओ समझ ही नहीं पाता कि वो उसे कैसे हराए, क्योंकि अब उसके पास यूकियो भी नहीं था और ना ही ऐसा कोई पावरफुल वेपन जिससे वो बीस्ट का सामना कर सकता था आसानी से। तभी अचानक टैट्सुओ के दिमाग में एक विचार आता है कि शायद यहाँ के लोकल लोग तो जानते होंगे कि काइजू से कैसे निपटना है, क्योंकि वो इतने सालों से यहाँ जो रह रहे हैं इन्हीं के साथ। लेकिन जल्दी उसे समझ आ जाता है कि आसपास के लोग किसी भी काम के नहीं और नल्ले हैं, क्योंकि सब डर के मारे जम चुके थे और कांप रहे थे। इसलिए टैट्सुओ फैसला करता है कि अब मेरे को ही सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना होगा यहाँ से। हालांकि समस्या ये थी कि यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे और उन सब की रक्षा करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं था। इसी बीच एक आदमी घबराहट में भागने लगता है, लेकिन टैट्सुओ समझ जाता है कि ऐसा करना और भी ज्यादा खतरनाक है उसके लिए। इसलिए वो उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है, पर अब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि काइजू की नजर उस आदमी पर पड़ चुकी थी। पर सौभाग्य से आयो सही समय पर वहां पहुंचकर उस आदमी को बचा लेती है।
अपनी जान बचाने के लिए वो बार बार आओ का धन्यवाद करता है आदमी, लेकिन आओ खुद पर ही गुस्सा करती है और जोर से जमीन पर मुक्का मारती है। दरअसल काइजू अभी भी एक इंसान को खा चुका था उसी के सामने, और आओ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसकी नजरों के सामने कोई अपनी जान गवा दे। फुरुमाची उसे शांत करते हुए कहता है कि उदास होने का समय बाद में मिलेगा हमें, क्योंकि अभी हमें सभी लोगों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालना है। दरअसल उन लोगों ने पहले से ही सब तैयारी करके रखी थी। आओ तुरंत इमरजेंसी फॉग मशीन एक्टिवेट करती है और पूरा इलाका कुछ ही पलों में धुंध से भर जाता है। इसी के साथ आओ सबको भागने का ऑर्डर देती है। सारे लोकल लोग तुरंत सरफेस की तरफ दौड़ने लगते हैं और एक दूसरे को ड्रिल याद करने को कहते हैं। टैट्सो ये सब देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि सिर्फ एक ऑर्डर पर सब लोग बिना घबराहट के सुरक्षित जगह की तरफ भाग पड़े थे। उसे राहत मिलती है कि शायद अब लोग बच जाएंगे, लेकिन तभी उसकी नजर काइजू पर पड़ती है जो कुछ अजीब कर रहा था। बीस्ट अपने शरीर को पीछे खींचने लगता है और टैट्सो तुरंत महसूस कर लेता है कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है बहुत जल्द। दरअसल अनगिनत काइजू से लड़ने का उसका अनुभव उसे तुरंत चेतावनी दे देता है कि ये काइजू अब छलांग लगाने वाला है अटैक करने के लिए, और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बहुत लोग मारे जाएंगे मेरी आंखों के सामने। समय बहुत कम था, लेकिन टैट्सो समझ नहीं पा रहा था कि यूकियो के बिना वो क्या कर सकता है। उसके बिना तो वो नल्ला नाकारा है। तभी टाकामुरा उसे चिल्लाकर कहता है कि वो तुरंत सभी के साथ सुरक्षित भाग जाए। दूसरे लोग भी उसकी चिंता करते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। टैट्सो को याद आता है कि इन लोगों के साथ रहकर उसने पहली बार दोस्ती जैसा भावना महसूस की थी। इसी पल वो समझ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए लोगों के साथ भागने के बजाय टैट्सो बिना देरी किए उल्टा काइजू की तरफ दौड़ पड़ता है। वो जानबूझकर बीस्ट के सामने भागता है ताकि उसका ध्यान सब लोगों से हटकर सिर्फ उस पर आ जाए। टाकामुरा टैट्सो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक टैट्सो ने अपना उद्देश्य पूरा कर चुका था, क्योंकि अब उस काइजू की पूरी नजर सिर्फ उस पर थी और किसी पर नहीं। आओ समझ नहीं पाती कि टैट्सो तुम अपनी जान इतने बड़े खतरे में हमारे लिए क्यों डाल रहे हो। काइजू आसानी से उसे हर तरफ से पटकने लगता है और हर अटैक के साथ टैट्सो को भारी चोट लगती है। टाकामुरा इतना घबरा जाता है कि दूसरे लोगों को उसे पकड़ना पड़ता है रोकने के लिए, लेकिन आओ टैट्सो को छोड़कर भागना नहीं चाहती, इसलिए वो उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ती है। पर हालात पूरी तरह से निराशाजनक लग रहे थे, क्योंकि टैट्सो अब हिलने की स्थिति में भी नहीं था। आओ बीस्ट के सामने पहुंचती और देखती है कि काइजू ने टैट्सो को अपने हाथों में पकड़ रखा है। टैट्सो को इतनी चोट लग चुकी थी कि जिससे ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी बहुत ही जल्द समाप्त होने वाली है। तभी अचानक टैट्सो को चेहरे पर लगा डिवाइस चमकने लगता है। अगले ही पल सब लोग हैरान रह जाते हैं जब केव की छत टूटने लगती है और एक विशाल धातु का टुकड़ा सीधा काइजू पर आकर गिरता है। फिर कुछ मिनट पहले की घटना दिखाई जाती है। एस्केप पॉड पर लैंड हुए 42 घंटे बीत चुके थे और भारी डाटा इंस्टॉल होने के बाद सिस्टम आखिरकार एक्टिवेट हो गया था। जैसे ही सिस्टम ऑनलाइन आता है, पॉड तुरंत टैट्सो की लोकेशन ढूंढकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। इसी दौरान टैट्सो को यूकियो की आवाज सुनाई देने लगती है। दरअसल ये यूकियो का छोड़ा हुआ इंश्योरेंस था, जिसे वो कभी इस्तेमाल होने की उम्मीद नहीं करता था। टैट्सो हैरानी से देखता है कि एस्केप पॉड धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगता है। कुछ ही पलों में यूकियो उसके सामने खड़ा होता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वो दोनों मिलकर दोबारा लड़ें। इसके बाद हमें 14 साल पुरानी याद दिखाई जाती है जब शहर पर हमला हुआ था। टैट्सो और यूकियो बैटल के लिए तैयार थे, जबकि कोजी का शांत खड़ा था और सब देख रहा था। यूकियो कंप्लेंट करता है कि मेरे जॉइंट अजीब आवाज कर रहे हैं, तो कोजी का माफी मांगते हुए बताता है कि मैं पिछली रात यूकियो तुम्हें ट्यून अप करना भूल गया, सॉरी। टैट्सो इस बात को नजरअंदाज करके मिशन पर ध्यान देना चाहता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि उसकी ड्रिंक की जगह गलती से ऑयल रख दिया गया है। कोजी का एक बार फिर माफी मांगता है और इसी तरह दोनों का युद्ध शुरू होता है। फाइट जीतने के बाद जब वो बेस लौटते हैं तब देखते हैं कि कोजी का फिर गायब हो चुका है। असल में शुरू से ही सिर्फ टैट्सो और यूकियो एक दूसरे के साथ थे, इसलिए यूकियो टैट्सो का पहला दोस्त बन गया था। यूकियो के सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बाद टैट्सो कई दिनों तक स्पेस में अकेला भटकता रहा। उस दौरान उसे महसूस हुआ कि उसके दिल में एक बड़ा खालीपन रह गया है जो कभी भर नहीं पाया। वो बस दिखावा करता रहा कि सब ठीक है, इसलिए अब यूकियो को अपने सामने देखकर टैट्सो की आंखें भर आती हैं। लेकिन बात करने का समय नहीं था, क्योंकि काइजू तुरंत हमला जो कर देता है। यूकियो बिना देरी किए उस पर जबरदस्त वार करता है। वो बताता है कि विस्फोट के दौरान उसने अपना डाटा पॉड के अंदर ट्रांसफर कर दिया था, पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत लंबी थी, इसलिए इतने सालों तक वो सामने नहीं आ पाया। यूकियो भावुक होकर टैट्सो से कहता है कि आखिरकार मैं घर वापस लौटकर आ ही गया। टैट्सो आंसुओं के साथ अपने एकमात्र दोस्त का स्वागत करता है। दूसरी तरफ सब लोकल लोग ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान थे, हालांकि काइजू अभी भी जिंदा था, मरा नहीं था। यूकियो कहता है कि बीस्ट कितना भी गुस्सा हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी काइजू के और टैट्सो के सामने आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा, काट डालेगा मैं।
हालांकि वो ये भी मानता है कि अब उसके पास कोई खास वेपन नहीं है। टैत्सुओ हैरान हो जाता है तो यूक्यो बताता है कि उसका नया बॉडी असल में सिर्फ एक स्क्रैप पॉट था, इसलिए स्पेक्स के मामले में अभी वो फर्स्ट प्रोटोटाइप से भी कमजोर है और कुछ नहीं। टैत्सुओ पूछता है कि फिर वो क्या करेंगे और इसे कैसे हराएंगे। यूक्यो हंसते हुए कहता है कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि अब वो फिर से एक टीम बन चुके हैं। जो दूसरी तरफ लोकल लोग भी अभी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि टैत्सुओ एक रोबोट से बात कर रहा है, लेकिन आओ सबको पीछे रहने को कहते हैं क्योंकि काइजू अभी भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। बीस्ट फिर से अपने शरीर को पीछे खींचने लगता है, जिससे यूक्यो तुरंत समझ जाता है कि वो अटैक करने की तैयारी कर रहा है। काइजू अपना विशाल शरीर हवा में उछाल देता है और भयानक तबाही मचाता है, पर सौभाग्य से टैत्सुओ और यूक्यो समय पर बच जाते हैं और बीस्ट सीधा दीवार से टकरा जाता है बेचारा। यूक्यो टैत्सुओ को पॉड के अंदर बैठाकर कहता है अगर ये अटैक हम दोनों में से किसी को भी लग जाता तो हम दोनों मारे जाते। काइजू दोबारा अटैक स्टैंस लेता है और टैत्सुओ समझ जाता है कि डॉज करने के बाद काउंटर अटैक करने में बहुत देरी हो जाएगी हमें, इसलिए उन्हें काइजू के अटैक करने से पहले ही कुछ करना पड़ेगा। इस बार काइजू और भी ज्यादा पीछे झुकता है और लोकल लोग भी समझ जाते हैं कि कुछ भयानक होने वाला है। सबको चिंता होती है क्या टैत्सुओ और यूक्यो सच में बच पाएंगे। तभी एक आदमी कहता है कि वो लोग बिल्कुल ठीक रहेंगे। जब सब उससे पूछते हैं कि उसे इतना विश्वास कैसे है, तब वो कहता है कि उसने ये दृश्य पहले भी देखा है क्योंकि ये हमारे सेवियर हैं और कुछ नहीं। काइजू दोबारा हवा में उछलता है और इस बार टैत्सुओ और यूक्यो उसका सामना करने के लिए तैयार खड़े थे। अगले ही पल दोनों मिलकर रोबो वन शॉट स्टाइल डियाब्लो अटैक करके सीधा काइजू की गर्दन पर वार करते हैं, जिससे एक ही स्ट्राइक में बीस्ट का सर उसके सर से अलग हो जाता है और वो मारा जाता है। सब लोग ये देखकर सन्न रह जाते हैं और आओ की आंखें हैरानी से खुल जाती हैं क्योंकि उसने अच्छे से देखा था कि टैत्सुओ ने घूमते हुए मोमेंटम का इस्तेमाल करके काइजू का सर काट दिया। आखिरकार विशाल काइजू मारा जाता है और सब लोग खुशी से चीयर करने लगते हैं, लेकिन इसी समय बहुत किलोमीटर दूर टोक्यो में कुछ अशुभ घट रहा था। वहाँ एक बिल्कुल अलग प्रकार का काइजू नजर आता है हमें। वो भी बहुत विशाल था, लेकिन उसका रूप अन्य काइजू के मुकाबले एक इंसान से काफी ज्यादा मिलता जुलता था। विशाल काइजू को हराने के बाद टैत्सुओ और यूक्यो को उस जगह ले जाया जाता है जहाँ बचे हुए लोग रहते हैं। टैत्सुओ को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो सच में सर्वाइवर की बेस तक पहुंच गया है। साथ ही वो इस बात से भी राहत महसूस करता है कि उन्होंने उस भयानक काइजू को किसी तरह हरा ही दिया। लास्ट में रास्ते में यूक्यो कहता है कि सिर्फ 10 सालों में पूरी धरती का जम जाना बहुत ज्यादा डरावनी बात है। टैत्सुओ भी सहमत होता है और बताता है कि जब वो अकेला धरती पर लौटकर आया था तब उसका होश उड़ गया था ये सब जानकर। इसके बाद वो दोबारा भावुक हो जाता है। वो यूक्यो से कहता है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम अभी तक जिंदा हो। यूक्यो उससे तुरंत कहता है कि हर बार बात करते हुए रोना बंद करे क्योंकि इससे बातचीत करना मुश्किल हो रहा है। टैत्सुओ माफी मांगता है, लेकिन यूक्यो खुद भी भावुक हो उठता है। दरअसल टैत्सुओ को रोता देखकर उसका दिल भी भर आता है। बताओ कितना अच्छा रोबोट है ये। और वो मानता है कि उसे भी दोबारा टैत्सुओ से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है। इसी बीच ग्रुप का एक आदमी कहता है कि इतने सारे काइजू मीट के साथ अब कुछ दिनों तक का समय आराम से बीत जाएगा। एक सर्वाइवल लड़की रोबोट की तारीफ करती है और आओ की तरफ देखती है, लेकिन आओ तब तक टैत्सुओ के पास पहुंच चुकी होती है। वो टैत्सुओ को पाइनएप्पल का कैन देती है और बताते हैं कि आजकल ऐसी चीजें सिर्फ खास मौकों के लिए ही संभाल कर रखी जाती हैं। यूक्यो उसको धन्यवाद करता है, लेकिन टैत्सुओ फिर से शब्दों में अटक जाता है। यूक्यो हैरान होता है कि आओ इतनी जल्दी उसके पास कैसे आ गई और टैत्सुओ को याद दिलाता है कि उसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारनी चाहिए। इसके बाद आओ समझाती है कि पाइनएप्पल का कैन अब इस दुनिया में बहुत दुर्लभ और कीमती वस्तु बन चुका है। मीठी चीजें लगभग समाप्त हो चुकी हैं क्योंकि और पाइनएप्पल भी उन्हीं में से एक चीज है। कैन से आती मीठी खुशबू को महसूस करते हुए आओ खुद भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। टैत्सुओ कैन को देखकर सोचता है क्या सच में उसे इतनी कीमती चीज खानी चाहिए। आओ एक पल के लिए कहती है तो मैं नहीं खाना तो मैं खा लूंगी, पर अगले ही पल मना करने लगती है। फिर वो खुद को संभाल कर टैत्सुओ से तुरंत उसे खा लेने को कहती है और बताते हैं कि जल्दी खा लो नहीं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। फिर आओ बताते हैं कि टैत्सुओ और यूक्यो ने सबकी जान बचाई, इसलिए वो बदले में उतना ही अनमोल कुछ देना चाहती थी उन दोनों को। इसके बाद वो दोनों का दिल से धन्यवाद करती है। टैत्सुओ भी समझ जाता है कि उसे ये पाइनएप्पल स्वीकार कर लेना चाहिए और वो पाइनएप्पल खाना शुरू करता है। पहलने वाला खाते ही उसके स्वाद से वो हैरान रह जाता है, लेकिन तब आओ अचानक चिल्ला उठती है। टैत्सुओ सोचता है शायद उसने कुछ गलती कर दी, पर आओ कहती है कि बात वो नहीं है। असल में मुझे दुख हो रहा है कि इस पाइनएप्पल को खाने के बाद दुनिया में पाइनएप्पल की संख्या और भी ज्यादा कम हो गई है और कुछ नहीं। कैन समाप्त होने के बाद टैत्सुओ उसका धन्यवाद करता है। तब आओ बताते हैं कि वो सिर्फ पाइनएप्पल देने नहीं आई थी बल्कि वो अपना परिचय देना चाहती थी। फिर वो अपना पूरा नाम
आओ नागी बताती है और एक बार फिर टैट्सुओ का धन्यवाद करती है सभी की जान बचाने के लिए। टैट्सुओ घबराते हुए अपना परिचय देता है और अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है क्योंकि उसने फ्रांसिस बुक का दूसरा स्टेप पूरा जो कर लिया था। इसी दौरान आओ बताती है कि उसका पसंदीदा भोजन महंगी रेड बीन जेली है। यूकियो हैरान होता है कि पाइनएप्पल उसका फेवरेट भी नहीं था, फिर भी वो उसके लिए इतना पागल हो गई थी। तभी आओ कहती है कि वो 10 साल पहले हुई घटना के बारे में बताना चाहती है। टैट्सुओ एक पल के लिए रुकता है लेकिन तुरंत कहता है कि वो सब कुछ सुनना चाहता है। 10 साल पहले एक दिन जापान में समुद्र से एक अजीब काइजू प्रकट हुआ। काइजू देखना आम बात थी इसलिए लोग उसे देखने के आदी हो चुके थे, लेकिन ये वाला काइजू पूरी तरह से अलग था। सबसे पहली बात, उसका शरीर इंसानी रूप जैसा था। दूसरी बात, वो आउटर स्पेस से नहीं बल्कि समुद्र के अंदर से आया था। और तीसरी बात, उसके साथ एक अजीब सफेद तैरता हुआ गोला था, मतलब बॉल। सैनिकों को समझ नहीं आया कि वो क्या है, इसलिए उन्होंने तुरंत हमला करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। मैक के अंदर बैठे सोल्जर पहले गर्मी की शिकायत कर रहे थे, लेकिन तभी रोबोट के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगा, पानी जमने लगा और वो सफेद गोले बढ़ने लगे। कुछ ही समय में वो पूरी दुनिया में फैल गए और वो गोले जिस भी वस्तु को छूते सब कुछ तुरंत बर्फ में जम जाता है। एब्सोल्यूट जीरो की बर्फीली हवा ने अनेक लोगों की जान तुरंत ले ली और उस दिन के बाद धरती कभी गर्म नहीं हुई। ये सब सुनकर टैट्सुओ और यूकियो कांप उठते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि सिर्फ एक काइजू ने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। वो पूछते हैं कि एंटी काइजू डिफेंस फोर्स कहाँ थी तब। तो आओ बताती है कि सब कुछ इतनी जल्दी और तेजी से हुआ कि किसी को तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला। पहली फ्रीजिंग में ही बहुत भारी नुकसान हुआ इंसानी जाति को। जो लोग बच गए उन लोगों ने बाकी लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके तुरंत बाद आउटर स्पेस से और काइजू गिरने लगे। हालांकि आओ को अभी भी नहीं लगता कि डिफेंस पूरी तरह से खत्म हो गई है। कुछ अफवाहें कहती हैं कि सर्वाइवर के लिए एक अलग मॉल भी है जहां पावर स्ट्रगल अभी चल रहा है। टैट्सुओ और यूकियो को उम्मीद होती है ये सुनकर कि शायद उनके कुछ साथी अभी भी जिंदा हों। तभी थोड़ी देर बाद आओ बताती है कि वो लोग पहुंचने वाले हैं। उरुमाची मजाक में टैट्सुओ से कहता है कि आओ को निराश मत करना। टैट्सुओ बस इतना सुनकर ही खुश हो जाता है कि किसी ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा। कैसा पगला लड़का है। जैसे ही वो मोड़ पर पहुंचते हैं आओ मिशीमा मॉल का नाम लेती है। टैट्सुओ ये देखकर हैरान रह जाता है कि पूरा मॉल बर्फ की एक विशाल दरार के अंदर बना हुआ था। उरुमाची बताता है पहले ये शायद एक हाई स्कूल था, लेकिन टैट्सुओ के लिए ये जगह किसी सपने से कम नहीं थी क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे, वो भी जिंदा। तभी मॉल के अंदर के लोग आओ को देख लेते हैं और खुशी से बाहर आते हैं और टैट्सुओ और यूकियो को स्वागत करते हैं। इसके बाद आओ मॉल की व्यवस्था समझाती है। यहाँ लगभग 200 लोग रहते हैं और हर किसी का अलग अलग काम होता है। कुछ लोग बाहर जाकर रिसोर्स इकट्ठा करते हैं जबकि कुछ लोग अंदर रहकर मॉल को चलाते हैं। यहाँ मटेरियल डिपार्टमेंट, एक्सकावेशन डिपार्टमेंट, वेयरहाउस डिपार्टमेंट और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जैसे कई विभाग मौजूद हैं। टैट्सुओ इन सबको सुनकर बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है और आओ से पूछता है कि वो किस डिपार्टमेंट की चीफ है। तो आओ शांत स्वर में कहती है कि वो अकाउंटेंट डिपार्टमेंट संभालती है। ये सुनकर टैट्सुओ हैरान रह जाता है क्योंकि उसने उसे काइजू से लड़ते हुए देखा था, तो इस हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हुई ना। इस पर फुरुमाची हंसकर बताता है कि मॉल से बाहर जाना आओ के लिए मना है, लेकिन वो हर बार चुपके से निकल जाती है बिना किसी को बताए। तभी आओ कुछ गुस्से वाले लोगों को देखकर कहती है कि अब फिर से मेरे डांट खाने का समय आ गया है और कुछ नहीं, यही मेरा जीवन है। फिर जाने से पहले वो टैट्सुओ को बताते हैं कि टाकामुरा उसका ध्यान रखेगा उससे। टाकामुरा टैट्सुओ को एक हॉट स्प्रिंकलर पर ले जाता है। गर्म पानी देखकर टैट्सुओ निशब्द हो जाता है और पगला जाता है क्योंकि 10 सालों से उसने सिर्फ ठंड ही देखी थी। गर्म पानी में आराम करते हुए टैट्सुओ महसूस करता है कि मॉल के आसपास बिल्कुल भी बर्फ नहीं है। इस बारे में टैट्सुओ उसे बताता है कि मॉल के नीचे एक काइजू है जो इस जगह को गर्म रखता है। फिर वो काइजू टेमर की कहानी सुनाता है। ग्रेट फ्रीज के 11 महीने बाद सर्वाइवर भोजन और आसरा दोनों के बिना जी रहे थे। एक दिन उन्हें एक मरा हुआ काइजू मिला और भूख से मजबूर होकर सबने उसका मांस खा लिया, पर अधिकांश लोगों का शरीर काइजू मांस को स्वीकार नहीं कर पाया और वो लोग मारे गए। पर जो लोग बच गए वो भी मुश्किल से जी पाए। इसी दौरान छोटी आओ बीमार पड़ गई और चल भी नहीं पा रही थी। कुछ लोग ने कहा कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन आओ के टीचर ने साफ साफ ऐसा करने से मना कर दिया। तभी 2 काइजू सामने आ गए और लड़ने लगे, तो इस वजह से अफरा तफरी मच गई। भागते वक्त गलती से उसके टीचर ने आओ को पीछे ही छोड़ दिया। तब आओ अकेले मरने की कगार पर थी, लेकिन तब उसके मन से एक अजीब आवाज गूंजती है। वो आवाज उसी काइजू की थी जिसका मांस उसने खाया था बहुत साल पहले। काइजू उससे कहता है कि इंसान की भावनाएं उससे बहुत ही ज्यादा रोचक लगती हैं। तब आओ रोते हुए कहती है कि वो मरना नहीं चाहती क्योंकि उसने अभी तक प्यार नहीं किया। सपने और गर्म
पैनकेक तक महसूस नहीं किए और ना ही डाटा ट्रांसफर किया। काइजू सोचता है कि अब आओ इंसानों से नफरत करेगी जिन्होंने उसे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन आओ शांत स्वर में कहती है कि वो सबसे प्यार करती है। वो टाकामुरा परिवार और अपने टीचर के बारे में बताती है जो हमेशा बच्चों का ख्याल रखते थे। अपनी आखिरी ताकत से खड़ी होकर आओ कहती है कि मैं सबकी रक्षा करूंगी। काइजू उस पर हमला करता है लेकिन दूसरा काइजू उसे रोक देता है। तब अचानक आओ और काइजू दोनों आग से घिर जाते हैं और एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। सब लोग हैरान हो जाते हैं ये देखकर और आओ को काइजू टेमर कहने लगते हैं। तब काइजू उससे वादा करता है कि जब तक आओ उसे इंसानी भावनाएं दिखाती रहेगी तब तक वो इस जगह को गर्म रखेगा बदले में। वर्तमान में लौटकर टैट्सुओ नीचे जाकर उस विशाल काइजू को देखता है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं काइजू को देखकर। मॉल से बहुत दूर सागामी नाम का एक आदमी दूर से उस अजीब ह्यूमनॉइड काइजू पर नजर रखे हुए था। वो काइजू शांति से एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा था लेकिन सागामी के चेहरे पर स्पष्ट तनाव दिख रहा था हमें। इसी बीच उसका एक मेंबर टोची वहां पहुंचता और बताता है कि मैं आपको लेने आया हूँ। आटोची कहता है कि रात बहुत ज्यादा ठंडी होने वाली है और इसलिए अगर हम लोग काइजू के और करीब गए तो कोल्ड वेदर सूट भी हमें नहीं बचा पाएगा। लेकिन सागामी ये बात पहले से ही जानता है, इसलिए वो कहता है कि उन्हें एक हीट सोर्स की जरूरत पड़ेगी। आटोजी तुरंत समझ जाता है कि वो मिशिमा मॉल के फ्लेमिंग काइजू की बात कर रहा है। इसके बाद आटोची पूछता है कि ह्यूमनॉइड वेरिएंट काइजू अब तक क्या कर रहा है। इस पर सागामी बताता है कि वो 1 इंच भी नहीं हिला अपनी जगह से और किसी को नहीं पता कि वो क्या ढूंढ रहा है। हालांकि वो ये भी कहता है कि अगर दुनिया को बचाना है तो हमें इस काइजू को खत्म करना ही होगा। तभी वो भयंकर काइजू सीधा उनकी तरफ देखने लगता है और सागामी समझ जाता है कि उनकी मौजूदगी पकड़ी जा चुकी है। लेकिन उनके भागने के लिए बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि जिस बिल्डिंग पर वो खड़े थे वो एकदम से टूटने लगती है। अचानक एक विशाल 3 सर वाला काइजू उनके सामने आ जाता है और सब समझ जाते हैं कि ह्यूमनॉइड काइजू के पास अपने खुद के बॉडीगार्ड भी मौजूद हैं। सागामी तुरंत लड़ने का आदेश देता है। आटोची सबको याद दिलाता है कि वो एंटी काइजू डिफेंस फोर्स यानी वैरडे की आखिरी रोशनी है, इसलिए काइजू के सामने खड़े होकर वो घोषणा करता है कि अब दुनिया देखेगी कि वैरडे असल में क्या कर सकती है और क्या नहीं। इसी बीच टैट्सुओ माशिमा मॉल के नीचे दबे हुए काइजू को देखकर हैरान रह जाता है। वो एक विशाल पक्षी की तरह दिख रहा था और पूरी तरह आग में घिरा हुआ था। आओ बताती है कि जब मैं इस काइजू से कनेक्ट हुई थी उससे पहले ही वो इस बर्ड फॉर्म में था। हालांकि जब वो पहली बार अर्थ पे आया होगा तब शायद सामान्य काइजू होगा, ऐसा बर्ड फॉर्म में नहीं होगा। आओ उस काइजू को उसके नाम लैंड ऑफ मैन से बुलाती है जो अजीब सा नाम है। काइजू चिढ़कर कहता है कि वो बकबक बंद करे क्योंकि मैं सो रहा हूँ। टाकामुरा बताता है कि अगर आओ यहाँ नहीं होती तो किसी को समझ नहीं आता कि ये काइजू भैया बोल क्या रहे हैं। तभी काइजू सांस छोड़ता है और हवा में एक कपड़ा जल उठता है जिससे समझ आता है कि आसपास की हवा कितनी गर्म है। आओ बताती है कि सिर्फ मेरे पास का एरिया ही टेम्परेचर कंट्रोल है, इसलिए आप लोगों को मेरे करीब ही रहना पड़ेगा। साथ ही वो ये भी कहती है कि ज्यादा करीब भी मुझसे नहीं रहना क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं भी फ्लेम को कंट्रोल कर सकती हूँ। आओ समझाती है कि मानव जाति के पास जमाने वाली ठंड से बचने का एक ही रास्ता है और वो है इस अग्नि काइजू के करीब रहना। हालांकि वो सबको वचन देती है कि वो उनकी रक्षा करेगी। सब लोग उससे प्रभावित होते हैं। आओ की असली समस्या पर यह थी कि ये काइजू बहुत ज्यादा अजीब था। दरअसल लैंड ऑफ मैन अपनी सारी शक्ति उन्हें गर्म करने में लगा देता था, इसलिए बदले में उसे रोज एक किताब चाहिए होती थी, खाने के लिए नहीं मेरे भाई लोग। और आओ ही उसे एक किताब पढ़कर सुनाती थी और काइजू ने खुद का नाम भी एक किताब से पसंद किया था क्योंकि उसे समझ आ गया था आओ बहुत ज्यादा पगली है, इसलिए वो उसका नाम अजीब सा रख देगी। इसके बाद टाकामुरा टाट्सुओ को उसके नए घर ले जाता है। वो असल में एक पुराना क्लासरूम था जिसे 3 डिवाइडर से रूम में बदला गया था। टाकामुरा बताता है कि रूम सिर्फ फैमिलियों को मिलते हैं यहाँ और अब टाट्सुओ तुम आधिकारिक रूप से टाकामुरा फैमिली का हिस्सा हो, इसलिए तुम हमारे साथ रहने आए हो। टाकामुरा अपने और अपने बेटे जोजी का परिचय देता है और बताता है कि मेरी एक बेटी हगाने भी यहाँ होनी चाहिए। जैसे ही वो उसका नाम लेता है टैट्सुओ गलती से पर्दा हटा देता है और सामने हगाने कपड़े बदल रही होती है। हगाने का लड़के को देख के गुस्से में चिल्लाती है कि मैं तुम्हारी याददाश्त पूरी तरह से मिटा दूंगी। टैट्सुओ पगला पॉम पॉम देख के तुरंत बेहोश हो जाता है, लेकिन यूकियो भाई हमें समझाते हैं कि टैट्सुओ के सेवियर रिफ्लेक्सेस ने हगाने के विजुअल इंफॉर्मेशन को उसके दिमाग तक पहुंचने नहीं दिया। सिंपल शब्दों में मैं बताता हूं कि टैट्सुओ ने हगाने के पॉम पॉम नहीं देखे बस, क्योंकि वो देखने के पहले ही बेहोश हो गया था। जब टैट्सुओ होश में आता है तब हगाने उसे एक लेटर देती है जो टाकामुरा ने छोड़ा था। टैट्सुओ बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये उसकी जिंदगी का पहला लेटर था। वैसे मेरे को भी अभी तक नहीं मिला। खैर, उसकी किताब के अनुसार लेटर एक्सचेंज करना फ्रेंडशिप के 777 स्टेप में से एक था।
लेटर में टाकामुरा लिखता है कि वो रात तक लौट आएगा और टात्सुओ को हगाने के साथ घुलने मिलने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही वो छुपकर लिखता है कि अगर हगाने अपने माँ के वर्कशॉप जाने की कोशिश करे तो तुम टात्सुओ उसे वहां जाने से रोकना मेरे भाई, क्योंकि हगाने ने 1 महीने पहले ही अपनी माँ को जो खो दिया है। लेकिन हमारी हगाने टात्सुओ पगले को सीधा वर्कशॉप ही ले आती है किसी तरीके से और गर्व से बताती है कि उसकी माँ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की उच्च अधिकारी थी। वो अपनी माँ के बारे में बड़े गर्व से बात करती है। टात्सुओ पूछता है क्या वो बहुत ही ज्यादा महान व्यक्ति थी। हगाने चुप होकर सिर्फ हाँ कहती है और उसे याद आता है कि कैसे उसकी माँ हर नए आविष्कार पर उसके सर पर हाथ रखकर उसकी तारीफ करती थी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटी। इसी बीच हगाने टात्सुओ को अपना नया आविष्कार दिखाती है और पूछती है क्या ये एक सेवियर के लिए उपयोगी होगा। टात्सुओ उसे देखकर बड़ा हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ सागामी और आटोची अपनी हालिया लड़ाई पर चर्चा कर रहे थे। आटोची कहता है कि वो मुश्किल से बचकर निकले हैं, लेकिन सागामी बताता है कि उनका असली लक्ष्य काइजू की आंख हासिल करना है जो उन्हें मिल चुकी है। तभी टोची याद दिलाता है कि आर्टेमिस ने हमें रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट के मुताबिक टात्सुओ आउटर स्पेस से लौट आया है। सागामी ये सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे एडी या स्नोमैन का कोई निशान नहीं मिला था अभी तक। फिर सागामी को ये भी बताया जाता है कि टात्सुओ अभी माशिमा मॉल में एक नए रोबोट के साथ रह रहा है। सागामी धीरे से टात्सुओ को अपना पुराना साथी कहता है और फैसला करता है कि फिलहाल वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो ये घोषणा जरूर करता है कि वो लोग फ्लेमिंग काइजू और टात्सुओ की मशीन दोनों अब उनके निशाने पर आ चुकी हैं। उस रात ताकामुरा घर लौटता है और देखता है कि हगाने और टात्सुओ बुरी तरह थके हुए हैं। हगाने जल्दी से बात बदल देती है और कहती है कि वो बस टात्सुओ को मॉल दिखा रही थी। इसके बाद सब मिलकर डिनर बनाते हैं और गर्म पत्थर का इस्तेमाल करते हैं जो फायरबर्ड काइजू की गर्मी से तपाया गया था। डिनर के दौरान टाकामुरा टात्सुओ को चेतावनी देता है कि उसके लिए काइजू मीट खाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो उसे गलती से भी ना खाए। फिर सब शांति से खाना खाते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। टात्सुओ सो नहीं पाता क्योंकि उसके किताब के अनुसार खाना खाना और एक जगह सोना फ्रेंडशिप के 2 और स्टेप थे। लेकिन उसी रात हगाने को भयानक सपना आता है जहां वो देखती है कि उसकी माँ को एक काइजू निगल रहा है। इसी बीच पता चलता है कि आर्टेमिस असल में एक काइजू है जो इंसानों को खाना चाहता है। रिको उसे समझाने की कोशिश करते है कि वो अभी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन आर्टेमिस सिर्फ मांस खाना चाहता था और कुछ नहीं। सागामी बताता है कि आर्टेमिस काइजू बहुत खास है क्योंकि वो टेलीपैथी से मानव भाषा बोल सकता है। रिको रिपोर्ट देती है कि टात्सुओ फ्लेमिंग काइजू टेमर के साथ मिशिमा मॉल में है। सागामी पागलपन भरी मुस्कान के साथ कहता है हमें सब कुछ एक ही जगह मिलने वाला है, कितने मजे की बात है। एक हफ्ते बाद टात्सुओ और हगाने वर्कशॉप में शांत काम कर रहे होते हैं। उन्होंने अभी अभी कुछ नया पूरा किया होता है और हगाने भावुक हो जाती है। तभी वो टात्सुओ से झुकने को कहती है। गंदे लोग कुछ गंदा नहीं सोचो, क्योंकि वो उसके सर पर सिर्फ हाथ रखकर धीरे से उसे गुड जॉब बोलती है। ये करते ही वो अजीब महसूस करने लगती है क्योंकि बचपन से उसकी माँ ही उसे ऐसी शाबाशी देती थी और कोई नहीं। उस रात हगाने सोचती है कि माँ को गुजरे 45 दिन हो चुके हैं, पर तब भी उसे अजीब नहीं लगता कि टात्सुओ उसकी माँ की जगह पर बैठा है। लेकिन अचानक उसे अपनी माँ के अंतिम पल याद आने लगते हैं। इसके बाद देर रात में टात्सुओ को हगाने का एक लेटर मिलता है जिसमें वो बताती है कि उसकी माँ को एक काइजू ने खा लिया था। टात्सुओ ये पढ़कर शॉक हो जाता है क्योंकि वो ये भी देख लेता है कि हगाने अकेले ही बाहर निकल चुकी है मॉल से। तभी उसके सामने आर्टेमिस आ जाता है जो वही काइजू था जिसने उसकी माँ को मारा था। हगाने समझ जाती है कि आज उसे बदला लेने का मौका मिल चुका है, इसलिए वो अपने नए होवर बूट एक्टिवेट करती है जो उसने टात्सुओ के साथ मिलकर पहले बनाए थे। आर्टेमिस उसका मजाक उड़ाता है लेकिन हगाने उस पर अपना वेपन चला देती है। प्रोजेक्टाइल उसके मुंह के अंदर फट जाते हैं और अनेक ब्लेड उसके गले में घुस जाते हैं। इसलिए अब आर्टेमिस की अपनी हल्की सी आवाज की वाइब्रेशन भी उसे असहनीय दर्द देने के लिए मजबूर होकर देती है। हगाने फिर रोती हुए कहती है कि अब ये काइजू कभी किसी को नहीं खा पाएगा जैसे उसने मेरी माँ को खाया था, हट इधर से। लेकिन तभी आर्टेमिस उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर इसी समय टात्सुओ और यूकियो वहां पहुंच जाते हैं और टात्सुओ आर्टेमिस का हाथ काट देता है जिससे आर्टेमिस तुरंत बर्फ के अंदर भाग जाता है, भगौड़ा कहीं का। फिर टात्सुओ हगाने को गुड जॉब कहता है और उसे संभालता है, लेकिन यूकियो अचानक महसूस करता है कि फॉग करीब आ रही है और उसे किसी भयानक चीज का आभास होता है। सिर्फ 5 किलोमीटर दूर सागामी अपने मॉन्स्टर के साथ तेजी से बढ़ जो रहा था वो हमले का आदेश देता है और अचानक यूकियो पर सीधा वार होता है जिसके अगले ही पल वो भयानक विस्फोट के साथ फट जाता है। ये क्या हो गया? इसके बाद कहानी 19 साल पहले यानी 2025 की तरफ चली जाती है जब इंटरगैलेक्टिक काइजू पहली बार धरती पर आए थे। उनसे लड़ने के लिए एडे नाम की संस्था बनाई गई और इसमें सागामी नाम का एक आदमी भर्ती होता है। शुरुआत से ही ये स्पष्ट था कि सागामी आम सिपाहियों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। शूटिंग टेस्ट के दौरान उसका निशाना इतना सही था कि इंस्ट्रक्टर भी हैरान रह गया और बोला कि इतनी दूर से 70
प्रतिशत सफलता दर बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं, पर तुमने वो भी हासिल कर लिया। ये सुन के बाकी सिपाही उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि सागामी तुम्हारे सामने तो हम लोग बहुत ज्यादा कमजोर नगले लगते हैं, पानी कम चाय है मतलब। इसी तरह अपनी प्राकृतिक प्रतिभा और कठोर मेहनत के बल पर सागामी धीरे धीरे एआईडी के अंदर एक बहुत बड़ा नाम बन गया। हर बैटल में वो खुद को साबित करता गया और उसकी पदोन्नति लगातार होती रही। एक रात सागामी अपनी टीम को बताता है कि उन्हें हर हाल में इस काइजू को शहर तक पहुंचने से पहले खत्म करना होगा। तभी काइजू तबाही मचाना शुरू कर देता है और कई सिपाही डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन सागामी अकेले पीछे रुकता है और एक विशाल कैनन से सीधा काइजू को उड़ा डालता है। बचे हुए सिपाही उसे जोर जोर से सेवियर चिल्लाने लगते हैं और सागामी चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता है। इसके बाद उसकी सफलता और भी ज्यादा बढ़ने लगती है और वह अकेला कई बैटल जीत लेता है और उसके साथी कहने लगते हैं कि शायद सागामी तुम सच में मानवता का उद्धारक बन सकते हो। धीरे धीरे सागामी को भी ये बात पसंद आने लगती है, लेकिन तभी अचानक एक दिन खबर आती है कि टैचुओ नाम का एक 9 साल का लड़का रोबोट चलाकर अकेले काइजू को हरा रहा है। पहले किसी ने उसका नाम तक नहीं सुना था, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग भी उसे सेवियर कहने लगते हैं। ये देखकर सागामी के चेहरे का रंग बदल जाता है और उसे टैट्सुओ से जलन होने लगती है तुरंत। बाद में एक सिपाही गुस्से से कहता है कि एआईडी अब अपनी सेना कम कर रही है क्योंकि सबको लगता है कि टैट्सुओ और उसका रोबोट अकेले दुनिया बचा लेगा। सागामी शांत शर्मा कहता है कि ऊपर के अधिकारियों ने फैसला कर लिया है कि रोबोट ज्यादा बेहतर है और परिणाम भी उनके पक्ष में है, इसलिए वैसा कर रहे हैं। जवाब ढूंढने के लिए सागामी रोबोट सिम्युलेटर का टेस्ट करता है ताकि समझ सके कि काइजू बैटल में ये रोबोट कितने प्रभावी हैं, लेकिन वो प्रभावित नहीं होता और कहता है कि रोबोट उतने रिस्पॉन्सिव नहीं है जितना मैंने उम्मीद की थी इनसे। इसी बीच हमारे टैट्सुओ भैया लगातार हेडलाइन मचाए रहते हैं क्योंकि वो एक के बाद एक काइजू को हराता रहा। और सबसे जरूरी बात तो ये थी कि टैट्सुओ हमेशा नुकसान को मिनिमम रखता था, लेकिन टैट्सुओ बहुत शर्मीला था, पर जिन लोगों को वो बचाता वो लोग टैट्सुओ की दिल से तारीफ करते थे और धीरे धीरे पूरी दुनिया उसे अपना असली सेवियर मानने लगी। ये देख सुनकर हमेशा शांत रहने वाला सागामी भी अंदर ही अंदर जहलन महसूस करने लगा और वो ठान लेता है कि अब से टैट्सुओ मेरी जिंदगी का कांटा है जिसे मैं निकाल के ही रहूंगा किसी भी कीमत पर। एक दिन अलार्म बजती है क्योंकि एक साथ 3 इंटरगैलेक्टिक काइजू दिखाई देते हैं। सागामी और उनकी टीम बैटल के लिए निकल पड़ती है, लेकिन उनकी यूनिट बुरी तरह दबा दी जाती है, मतलब हार जाती है। इसलिए सागामी सभी सैनिकों को रिट्रीट करने को कहता है, लेकिन खुद पीछे रुककर काइजू पर गोलियों की बारिश कर देता है। पर इसी वजह से काइजू उसकी जान लेने ही वाला होता है। तब सागामी चीख कर कहता है कि मैं दुनिया का असली सेवियर हूं, ना कि वो बच्चा टैट्सुओ। लेकिन उसी समय टैट्सुओ अचानक आ जाता है और काइजू को खत्म कर देता है, जिससे सागामी का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच जाता है और वो टैट्सुओ पर बंदूक ही तान देता है। हालांकि उसकी गन में गोलियां खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। पर इस दिन के बाद सागामी सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचता रहा और वो थी ताकत और पद। बहुत तेजी से प्रमोशन पाने के बाद उसने अपनी योजना शुरू की। वो नेताओं के सामने खड़ा होकर कहता है कि पूरी मानवता की किस्मत सिर्फ टैट्सुओ पर छोड़ देना बेवकूफी है हमारे लिए। उसका मानना था कि इंसानियत को और भी टैट्सुओ जैसे सेवियर बनाने चाहिए। सागामी का सोचना था अगर प्रतिभाशाली बच्चों को सही ट्रेनिंग दी जाए और वो उनका इंस्ट्रक्टर बने तो टैट्सुओ को भी पीछे छोड़ सकता है। और 2030 में उसका सपना पूरा हो जाता है। टैट्सुओ जैसे नए सेवियर बनाने के लिए बच्चों की एक टीम बनाई जाती है जो बाद में वैडे नाम से मशहूर होती है। सागामी उन बच्चों से कहता है कि उनका काम टैट्सुओ की जगह लेकर दुनिया को बचाना है। फिर 2034 में महान फ्रीज आता है और 2035 में टैट्सुओ और एआईडी की अंतिम बैटल असफल हो जाती है, मतलब वो हार जाते हैं, जिस वजह से धीरे धीरे वैडे का नाम भी दुनिया भूल जाती है। लेकिन सागामी और उसके बच्चे जिंदा बच जाते हैं, जो अब और भी ज्यादा मजबूत बनकर उभरते हैं। काफी समय बाद सागामी को पता चलता है कि टैट्सुओ आउटर स्पेस से वापस लौट आया है। वो धीरे से कहता है ये लड़का ब्रह्मांड के किनारे पर जाकर भी खत्म नहीं हुआ, पर मेरा इरादा अब मिशिमा मॉल के फ्लेमिंग काइजू और टैट्सुओ की मशीन मतलब यूकियो दोनों को अपने कब्जे में लेने का है। वर्तमान में यूकियो को एक बहुत बुरा एहसास होता है, इसलिए वो कहता है कि टैट्सुओ तुम हगाने को लेकर जल्दी से कॉकपिट के अंदर आ जाओ मेरे। तभी सागामी की टीम काइजू वेपन से हमला करती है और एक प्रोजेक्टाइल सीधा यूकियो पर जाकर गिरता है, जिससे एक जोरदार धमाके के साथ ही यूकियो बुरी तरह टूट जाता है या घायल हो जाता है। टैट्सुओ ये देखकर सन्न रह जाता है और दौड़कर यूकियो के पास पहुंचता है। उधर सागामी की टीम खुशी मनाती है क्योंकि उनका हमला सीधा निशाने पर जो लगा था। सागामी कहता है कि हमारी किस्मत हमारे साथ है क्योंकि यूकियो टूट चुका है और टैट्सुओ मॉल से बहुत ज्यादा दूर आ गया है।
लेकिन उनकी टीम की एक लड़की यूमा उदास थी क्योंकि आर्टेमिस अब तक मर चुका था, इसलिए उसका मानना था कि बिना काइजू के वो सागामी के लिए नल्ली नाकारी हो गई है। ये सुन के सागामी उसे तसल्ली देता है और कहता है, यूमा तुम मेरा हमेशा साथ देती रहो, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। फिर सागामी घोषणा करता है कि सिर्फ वैड ही असली सेलिब्रेशन की मसाल है, इसलिए टैट्सो को मरना पड़ेगा। उसकी टीम हंसने लगती है और वो मजाक उड़ाते हैं कि शायद टैट्सुओ अभी अपने रोबोट के टूटने पर रो रहा होगा बिलक बिलक के। लेकिन तभी टैट्सुओ और यूकियो अचानक उनके सामने आ जाते हैं और रेंडियर काइजू का सींग काट देते हैं। सागामी हैरान रह जाता है कि वो रोबोट इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गया। काइजू पर हमला करते समय टैट्सुओ देखता है कि काइजू के ऊपर इंसान बैठे हुए हैं, इसलिए वो काइजू को मार के उन इंसानों को बचाने का सोचता है। कितना अच्छा बालक है ये। और सिर्फ एक तलवार होने के बावजूद वो 6 स्वॉर्ड स्टाइल अटैक चला देता है। लेकिन तभी वैडे की एक मेंबर अपने अजीब काइजू शक्ति का इस्तेमाल करती है और पूरे वैडे टीम को पल भर में गायब कर देती है। टैट्सुओ और यूकियो दोनों सन्न रह जाते हैं क्योंकि टेलीपोर्टेशन करना उनके लिए भी असंभव था। तो सागामी टैट्सुओ को समझाते हैं कि काइजू टेमर और काइजू का असली संबंध क्या होता है। उसके मुताबिक मानव दिमाग बहुत ज्यादा लेटेंट पोटेंशियल रखता है, लेकिन आम इंसानी शरीर सुपर नेचुरल पावर नहीं संभाल सकते। लेकिन जब काइजू जैसे एडेप्टेबल शरीर इंसानी दिमाग से जुड़ते हैं तब वो टेलीपोर्टेशन और पायरोकिनेसिस जैसे पावर इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। ये पावर ह्यूमन को काइजू मांस खाने के बाद मिली है। इन बातों को सुन के टैट्सुओ धीरे धीरे समझने लगता है कि इन सभी स्पेशल काइजू के पीछे उनके टेमर का दिमाग काम कर रहा है। सागामी आगे बताता है कि काइजू असल में ह्यूमन के जरिए अपग्रेड हो रहे हैं। इसी बीच हागाने गुस्से में पूछते हैं कि वो लोग दूसरे इंसानों के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन सागामी उसे कोई जवाब नहीं देता, बस हंसने लगता है। अब स्थिति बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। यूकियो आधा टूट चुका था और सामने 5 काइजू टेमर और उनके 5 काइजू खड़े थे। उधर मिशिमा मॉल में आओ मजे से कुर्सी घुमा रही होती है, लेकिन अचानक उसे आसमान में कुछ अजीब महसूस होता है। वापस बैटलफील्ड में सागामी अपने आप से कहता है कि मेरा वैड कभी नहीं हारेगा, खासकर टैट्सुओ से तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वो अपनी स्ट्रेटेजी बदल दे और फैसला करता है कि पहले टैट्सुओ को यहाँ खत्म किया जाएगा, उसके बाद हम मिशिमा मॉल जाएंगे। टैट्सुओ कुछ देर चुप रहता है, फिर बिना सोचे समझे बैटल स्टैंस ले लेता है। उसके हाथ की हल्की सी मूवमेंट देखकर ही सागामी की रीढ़ की हड्डी में सरहद दौड़ जाती है। इसलिए वो तुरंत कोड ऑरेंज एक्टिवेट करते हैं और सभी वेडे मेंबर को वार्निंग भेज दी जाती है। इसके बाद कुछ अजीब होता है, मतलब काइजू टेमर अटैक करने के बजाय टैट्सुओ के पास से निकलकर सीधा भागने लगते हैं। सिर्फ एक काइजू, सागामी और कुछ लोग वहीं रुकते हैं और अपने वैड के बाकी मेंबर से सागामी कहता है कि बच्चों, अगर हम टैट्सुओ और उसके रोबोट के साथ लड़ते तो जरूर जीत जाते, लेकिन इस जीत के बदले में हमारे कम से कम 3 काइजू मारे जाते हैं। उसके जाने के बाद सागामी टैट्सुओ से पूछता है क्या उसे पता है उसकी काइजू होड़ कहाँ जा रही है। फिर वो खुद ही मुस्कुराते हुए बताता है कि सभी काइजू सीधा मिशिमा मॉल की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें पहुंचने में सिर्फ 4 से 5 मिनट लगेंगे और यही टैट्सुओ तुम्हारी असली टाइम लिमिट है मुझे हरा के मिशिमा मॉल जाने की। पर अगर वो ऐसा करने में नाकाम हो गया तो मॉल के अंदर रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे। सागामी काउंटडाउन शुरू करता है, जिसके तुरंत बाद यूकियो गुस्से में हमला करता है, लेकिन तभी एक भयानक जानवर उसे सिर्फ एक ही बार में बर्फ के अंदर उड़ा देता है। ये देख के हमारे हीरो सन्न रह जाते, जबकि सागामी अपने काइजू हरकुलिस को हुक्म देता है, मेरे प्यारे काइजू तुम मेरे दुश्मनों को कुचल डालो। जैसे ही हरकुलिस हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, सागामी अपनी गिनती जारी रखता है। 10 और सेकंड बीत चुके होते हैं, इसलिए वो कहता है कि टैट्सुओ के पास अब बहुत कम समय बचा है। यूकियो घबराकर टैट्सुओ को याद दिलाता है कि हमें इस दुश्मन को गिराकर तुरंत काइजू की सेना को रोकना होगा, वरना वो मिशिमा मॉल पहुंच जाएंगे। बर्फ के अंदर से निकला ये नया काइजू पहले सभी काइजू से अधिक शक्तिशाली लग रहा था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि टैट्सुओ प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया। सागामी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो 10 साल देरी से इस जम चुकी धरती पर लौटकर आया है। फिर वो पूछता है क्या टैट्सुओ तुम सच में हरकुलिस को हराकर अपने नए घर की रक्षा कर सकते हो या नहीं। इतना कहकर वो हरकुलिस को हमला शुरू करने का आदेश देता है। युद्ध शुरू हो जाता है और हरकुलिस बिजली की तरह तेज निकलता है। टैट्सुओ मुश्किल से उसका सामना कर पाता है, इसलिए वो यूकियो से कहता है कि अब कुछ करने का समय आ गया है। यूकियो पहले से तैयार होता है और अपने कन्वर्टेबल एस्केप पॉड स्नोफ्लेक को सक्रिय कर देता है। वो गंभीर होकर हिडन फंक्शन नंबर 2 चलाता है। टैट्सुओ सोचता है कि अब कुछ अद्भुत होने वाला है, लेकिन यूकियो सिर्फ हगाने के लिए बैठने के लिए एक जंप सीट निकालता है। टैट्सुओ हैरान होकर पूछता है कि इसकी क्या जरूरत थी, पागल हो क्या तुम। तब टैट्सुओ बताता है कि जब उसकी फाइनल फॉर्म का डिजाइन बन रहा था तब एस्केप पॉड को रोबोट में बदलने का विचार उसी ने दिया था।
टैट्सुओ के पिता को ये विचार बहुत ही ज्यादा पसंद आया, इसलिए उन्होंने पूछा क्या उसके पास और भी सुझाव हैं। तब यूकियो ने कहा कि एस्केप पॉड में कई लोगों के बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। यूकियो ने सोचा था कि 2 साल के अंतरिक्ष यात्रा के दौरान टैट्सुओ कम से कम एक दोस्त तो जरूर बनाएगा, और यूकियो को पूरा विश्वास था जब टैट्सुओ अपना दोस्त बना लेगा तो वो उसे अपने साथ बैठने के लिए भी बुलाना चाहेगा कॉकपिट के अंदर। 10 साल बाद आज उसे खुशी होती है कि टैट्सुओ आखिरकार उस सुविधा का इस्तेमाल कर रहा है। हागाने सीट पर बैठ जाती है और टैट्सुओ से सीट बेल्ट मजबूती से पकड़ने को कहता है। अगले ही पल हरकुलस का एक तेज हमला आता है जिससे टैट्सुओ मुश्किल से बचता है। आटोची हैरान रह जाता है, लेकिन सागामी समझ जाता है कि टैट्सुओ ने सिर्फ बचाव नहीं बल्कि पलटवार की तैयारी भी कर ली थी पहले ही। फिर टैट्सुओ तुरंत अपना 6 स्वॉर्ड स्टाइल अटैक चलाता है जो हरकुलस को कुछ नुकसान पहुंचाता है, लेकिन तब पता चलता है कि टैट्सुओ पूरी तरह से हरकुलस के हमले से यूकियो को नहीं बचा पाया था, इसलिए वो यूकियो से माफी मांगता है। पर हमें हरकुलस के हमले का असली प्रभाव तब दिखाई देता है जब यूकियो गिरने लगता है, क्योंकि अंतिम पल में हरकुलस ने एक भयानक बैक किक लगाया था। अब सब समझ जाते हैं कि दुश्मन कितना खतरनाक है। हरकुलस उनके हमलों का पैटर्न समझ चुका था और स्थिति निराशाजनक बनती जा रही थी धीरे धीरे। तब हागाने रोती हुए टैट्सुओ को पुकारती। वो कहती है कि वो खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही है, लेकिन उसने एक जरूरी बात समझ ली है। उसके अनुसार हमारा दुश्मन सागामी किसी योजना के तहत हमला कर रहा है और वो किसी निर्धारित समय का इंतजार कर रहा है। इसी वजह से सुबह 3 बजे सब कुछ और भयंकर हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त आओ हमेशा मॉल से छुपकर बाहर घूमने निकलती है। इसी दौरान मॉल में आओ अपने दोस्त के साथ निकलने की तैयारी करती है। वो गाना गाते हुए सोचती है आज मुझे अपनी यात्रा में क्या क्या मिल सकता है। हुरुमाची मजाक में कहता है शायद तक हमें दुनिया का राक्षस मिल जाए। उधर लड़ाई में हागाने टैट्सुओ को समझाते हैं कि आओ के बिना लैंड ऑफ मैन सोया रहेगा, क्योंकि उसे सिर्फ आओ ही आदेश दे सकती है। इसलिए अगर दुश्मन सीधा हमला भी करे तो मॉल के नीचे दबा अग्नि काइजू कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। ये सुनकर टैट्सुओ समझ जाता है कि हमारे पास बहुत ही ज्यादा कम समय बचा है। वो सोचने लगता है सागामी क्या चाहता है। टैट्सुओ सोचने लगता है कि मुझे जीतने के लिए क्या करना होगा। अंत में वो निष्कर्ष निकालता है कि इस युद्ध का उद्देश्य दुश्मन को हराना नहीं बल्कि सबकी रक्षा करना होना चाहिए और कुछ नहीं। पर टैट्सुओ के पास पूरी जानकारी नहीं होती, फिर भी वो कहता है कि उन्हें हर संभव साधन का प्रयोग करना होगा। तब वो एक फैसला लेता है जिससे यूकियो भी हैरान रह जाता है। टैट्सुओ कहता है कि स्पीकर चालू करो यूकियो, क्योंकि वो सागामी से सीधी बात करना चाहता है। वो पूछता है कि सागामी का असली उद्देश्य क्या है। यूकियो को इस बात पर यकीन नहीं होता कि वो सागामी से खुद बात कर रहा है, क्योंकि पुराना टैट्सुओ कभी किसी से बात करने की कोशिश ही नहीं करता था। फिर यूकियो महसूस करता है कि मिशिमा मॉल आने के बाद टैट्सुओ कितना ज्यादा बदल गया है। दिल के पास बनी दीवार हटाकर और लोगों से मिलने की इच्छा रखकर उसने पहली बार दूसरों से डरना छोड़ दिया है। टैट्सुओ का मानना है कि अगर वो सागामी का इरादा बदल गया या समझ गया तो शायद जीतने का कोई रास्ता मिल सकता है उसे। इसी बीच सागामी बताता है कि 2 और मिनट बीत चुके हैं। टैट्सुओ हिम्मत जुटाता है और अपनी पुरानी सभी असफल बातचीतों को याद करता है। हर बार गलत शब्द बोलना और लोगों के सामने घबरा जाना उसके दिमाग में चलने लगता है। यूकियो लगातार उसे हौसला देता रहता है। अंत में टैट्सुओ सागामी से पूछ ही लेता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। इस पर सागामी हंसकर जवाब देता है वो दुनिया को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। वो बताता है कि जिस ह्यूमनॉइड काइजू वेरिएंट ने दुनिया को जमाया था बर्फ में, वो अब भी टोक्यो में मौजूद है और वैड उसे खत्म करना चाहती। इसके लिए उन्हें मिशिमा मॉल के फ्लाइंग काइजू की जरूरत है। टैट्सुओ तुरंत सुझाव देता है कि अगर उद्देश्य एक ही है तो हम लोग साथ में मिलकर भी तो काम कर सकते हैं। कुछ पल के लिए सागामी भी इस विचार पर सोचने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसका पागलपन बाहर आ जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि टैट्सुओ हमेशा सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता था, इसलिए मैं हर दिन टैट्सुओ तुम्हारे मरने की प्रार्थना करता आ रहा हूँ अभी तक, क्योंकि टैट्सुओ तुम हमेशा मेरे रास्ते में जो खड़े हो जाते हो, इसलिए अब मैं बस तुम्हारी मौत देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। और बातचीत यहाँ समाप्त हो जाती है और टैट्सुओ अंधेरे में डूब जाता है। इन बातों को सुन के सागामी तुरंत हरकुलस को फिर हमला करने का आदेश देता है। हरकुलस बिना रोके हमला करता है और यूकियो को पीछे ढकेल देता है। लड़ाई और भयानक होती जाती है। यूकियो का पार्टिकल टैंकर टूट जाता है। टैट्सुओ घबराकर यूकियो को पुकारता है, लेकिन हरकुलस एक और वार करता है और यूकियो का एक हिस्सा काट देता है, जिस वजह से यूकियो मुश्किल से बोल पाता है। टैट्सुओ तुम रो नहीं। फिर वो जमीन पर गिर जाता है अचानक। पर अभी भी सागामी हरकुलस को हमला करने जारी रखना और टैट्सुओ को खत्म कर देने का हुक्म देता है। हरकुलस यूकियो को कुचलने लगता है, जिस कारण टैट्सुओ टूटने लगता है। उसे लगता है कि वो हार गया है और काइजू सेना अब मॉल तक पहुंच जाएगी। और अब सबसे जरूरी चीज ये है कि सागामी से हुई असफल बातचीत उसके मन को और ज्यादा तोड़ देती है। इसलिए अंत में टैट्सुओ निर्णय लेता है कि अब बस मिशिमा मॉल पहुंचना ही उनका लक्ष्य है, ना कि सागामी और उसके हरकुलस से लड़ना।
इसलिए यूक्यो अपना आर्ग्यूमेंट सक्रिय करता है। दोनों पूरी रफ्तार से उड़ जाते हैं। यूक्यो सोचता है कि उन्हें इतनी ऊंचाई तक जाना होगा जहां हरकुलिस पहुंच ना सके, लेकिन हरकुलिस तुरंत उनके पीछे आ जाता है, जिसका मतलब यह है कि हरकुलिस उन दोनों की योजना को पल भर में समझ जो गया था। टैत्सुओ दुखी होकर सोचता है कि क्या वो फिर से हार जाएगा। तब उसे अपने पिता की बात याद आती है, जहां वो उससे हमेशा कहते थे टैत्सुओ की सबसे बड़ी खासियत काइजू को मारना है, लेकिन अब ये भी वो नहीं कर पा रहा। नल्ला कहीं का। सागामी उसे मारने के लिए चिल्लाता है और हरकुलिस अंतिम वार करने को तैयार हो जाता है, पर तब यूक्यो खुद नियंत्रण लेके एक काउंटर अटैक करता है। सागामी और टैत्सुओ दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि हमला सफल जो हो जाता है। फिर यूक्यो एक और जोखिम भरा मूव करता है और मुश्किल से बच निकलता है। कुछ देर के लिए वो बच जाते हैं, लेकिन यूक्यो खुद टूट चुका होता है बहुत ज्यादा, इसलिए टैत्सुओ कहता है कि तुम बातचीत करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करो। टैत्सुओ को पहले लगता है कि वो बदल गया था, लेकिन सच ये है कि वो हमेशा की तरह एक वही कमजोर इंसान था जो हमेशा डरता रहता था। ये बात सुन के यूक्यो उसे समझाने की कोशिश करता है कि गलती तुम्हारी नहीं है बल्कि मेरे स्पेक्स ही खराब हैं, जिस कारण टैत्सुओ तुम अपनी असली क्षमता का 10% भी नहीं दिखा पा रही यहाँ। इसी निराशा के पीछे गाने टैत्सुओ का हाथ पकड़ती है और आंसुओं में डूबी होती है और कहती है कि मरने का डर कितना भयंकर होता है, अब मुझे समझ आ गया है। इसलिए मुझे महसूस हुआ कि टैत्सुओ तुम बचपन से ही इसी डर के साथ जीते आए हो, इसलिए तुम्हारी कोई भी लड़ाई अभी तक बेकार नहीं गई, इसलिए तुम उदास नहीं हो। ये बात जान के दोनों रोते हैं और यूक्यो उन्हें देखकर और तेज उड़ने का संकल्प ले लेता है और कहता है कि किसी भी कीमत में मैं तुम दोनों को मॉल तक पहुंचा के ही रहूंगा। लेकिन तभी यूक्यो को एक अनजान ट्रांसमिशन मिलता है, जब सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि अभी इस दुनिया में इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करना बहुत मुश्किल चीज है। कुछ देर बाद यूक्यो कोडेड मैसेज डिकोड करता है, जिसके मुताबिक संदेश में लिखा होता है यहाँ मत आओ क्योंकि काइजू पहले ही यहाँ पहुंच चुके हैं। ये सुनकर टैत्सुओ और यूक्यो दोनों सन्न रह जाते हैं और सिर्फ इतना सोच पाते हैं कि आखिर ये संदेश भेजने वाला कौन था। इसी बीच बैडे टीम मिशिमा मॉल पहुंच जाती है, जहाँ अंदर सब लोग शांति से सो रहे होते हैं, लेकिन दुश्मनों को उनकी ये बेफिक्री बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उन्हें गुस्सा आता है कि इतना बड़ा खतरा पास होने के बाद भी लोग बिना चिंता के सो रहे हैं। छोटी पीली लड़की हैरानी से देखती है कि मॉल के आसपास बिल्कुल भी बर्फ नहीं है और पूरी जगह गर्म बनी हुई है, इसलिए वो खुश होकर कहती है कि ये फ्लेमिंग काइजू की शक्ति है जो सबको जिंदा रखे हुए है यहाँ। टामिया सोचता है कि शायद और कोई शांतिपूर्ण रास्ता निकाला जा सकता है, जैसे अग्नि काइजू के पायलट को साथ मिलाकर लड़ने के लिए मनाना, लेकिन रोजी तुरंत मना कर देती है क्योंकि वैडे को ही दुनिया का एकमात्र रक्षक बनना होगा और ऐसा करने से ही सागामी का सपना पूरा होगा। पीली लड़कियां दिलाते है कि सागामी ने आदेश दिया है जो भी वैडे का साथ ना दे उसे खत्म कर दिया जाए, तो ना चाहते हुए भी टामिया चिढ़कर मिशन समझाता है, जिसके मुताबिक मॉल को चारों तरफ से घेरा जाएगा। आयरिस और मकोटो को वो पहले हमले के बाद दक्षिण की तरफ बढ़ने को कहता है। उनका उद्देश्य था पायलट आओ की अनुपस्थिति में मॉल तबाह करना और नीचे छिपे फ्लेमिंग काइजू पर कब्जा करना, पर जाने से पहले पीली लड़की रेडियो चालू करने की बात करती है और टामिया मान जाता है क्योंकि उसे लगता है कि एक स्कूल में इतनी तकनीकें नहीं होगी कि उनकी बातें सुन सकें। आयरिस मजाक में कहता है कि तुम धीरे धीरे नरम पड़ रहे हो टामिया। उसे लगता है कि टामिया को बचपन की यादें याद आ रही हैं। टामिया चुप होकर कहता है कि वो हमेशा दुनिया का रक्षक बनना चाहता था, लेकिन जम चुकी धरती देखकर अब उसे खुद पर ही संदेह होने लगा है क्या मैं हीरो बन भी पाऊंगा या नहीं। फिर हमला शुरू होता है। टामिया अपने काइजू एरियोस को प्रेडेशन पोस्चर इस्तेमाल करने का आदेश देता है, जिसके बाद काइजू के सिंह हर दिशा में फैल जाते हैं और उनसे अलग मिसाइलें निकलने लगती हैं। एरियोस बॉम्बार्डमेंट में माहिर था और हर परिस्थिति के हिसाब से अलग प्रोजेक्टाइल बना सकता था, मतलब गोलियां बना सकता था। टामिया उसे मैक्सिमम पावर चलाने को कहता है ताकि मॉल वालों का हौसला टूट जाए और वो समर्पण कर दें। अरे मेरे मालिक है, तुम लोग मिसाइल चलाओगे तो मर नहीं जाएंगे। आदेश मिलते ही अनेक मिसाइल मॉल पर टूट पड़ती है। हर तरफ धमाके होने लगते हैं, लेकिन धूल हटने के बाद पूरी टीम हैरान रह जाती है क्योंकि मॉल या स्कूल एक शक्तिशाली बैरियर से सुरक्षित था बिल्कुल। टामिया को तब समझ आता है ये कोई आम स्कूल नहीं है। आयरिस भी मानता है कि ये लोग इतने कमजोर नहीं है जितना मैंने उनके बारे में सोचा था। स्कूल को एंटी काइजू फोर्ट्रेस में बदल दिया गया था और उसका बैरियर पूरी तरह से सक्रिय हो गया था। अंदर बॉस को बताया जाता है कि एंटी काइजू बैरियर ठीक कम कर रहा है। बॉस इसे ऊर्जा की बर्बादी कहती है, लेकिन अब चिंता का समय नहीं था। इसी दौरान टाकामुरा राहत की सांस लेता है क्योंकि उनका संदेश टैत्सुओ तक पहुंच गया था, मतलब उनको संदेश भेजने वाला टाकामुरा था। बाहर टामिया बैरियर की शक्ति देखकर हैरान था। पीली लड़की याद दिलाती है कि बैरियर सैनिक मतलब आर्मी तकनीक होती है। आयरिस तुरंत समझ जाता है कि मॉल में किसी ने सालों पहले ही इस मॉल को काइजू के हमलों से बचाने के लिए तैयार करके रखा था।
उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है क्योंकि स्कूल से मिसाइल बाहर आने लगती हैं। बॉस के आदेश पर हमला शुरू होता है। मिसाइल सीधा दुश्मनों की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन टॉमी अपना लब बजूका मल्टी मिसाइल चला देता है। एरियोस के सींग 100 टुकड़ों में टूटकर हर मिसाइल को आसमान में ही तबाह कर देते हैं। मॉल के सारे मिसाइल गिरा दिए जाते हैं, लेकिन बॉस बिना डरे फायरिंग जारी रखने को कहती है अपने आदमी से। आयरिस बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि मिशीमा मॉल बहुत ज्यादा जबरदस्त प्रतिरोध कर रहा था। वो अपने काइजू को बैरियर पर हमला करने का आदेश देता है और बैरियर जोर जोर से हिलने लगता है, जिससे ऑपरेटर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन बॉस उसे शांत रहकर फायरिंग जारी रखने को कहती है। मिसाइलें बार बार चलाई जाती हैं, लेकिन आयरिस सबसे बच निकलता है। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जब उनकी मिसाइलें और बैरियर खत्म हो जाएंगी तब सबकी मौत निश्चित है, ये बात याद रखना बुड्ढे बुड्ढी। इसी दौरान रिको और उसका काइजू जमीन से बाहर निकलता है, जबकि माकोटो भी हमले में शामिल हो जाता है। फिर भी बॉस हार नहीं मानते तो दोबारा फायरिंग का आदेश देती है। उसी समय सागामी और उसकी टीम तेजी से मॉल की तरफ बढ़ रही होती है। आटोची बताता है कि पहाड़ी पार करते ही हम मिशीमा मॉल पहुंच जाएंगे, पर तभी अचानक हरकुलिस रुक जाता है और दर्द से कराहने लगता है और खून उगलता है, जिससे सब समझ जाते हैं कि टैट्सो के हमले से उसे बहुत गहरी चोट आई है। आटोची हैरान रह जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि यूकियो के एक ही वार ने हरकुलिस को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। सागामी गुस्से में चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे भरोसा था कि वो टैट्सो को मार डालेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आटोची यूमा से कहता है कि हरकुलिस बहुत जल्दी रिकवर करता है, इसलिए पहले से भी ज्यादा खतरनाक वो बनेगा। इसी बीच टैट्सो और यूकियो को पता चलता है कि एक हाई एल्टीट्यूड ड्रोन उन्हें देख रहा है ऊपर से। ड्रोन का नाम सूजू था और वो मॉल का था। टाकामुरा बताता है कि उसकी बैटरी ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगी, लेकिन वो आसमान में बहुत ऊंचाई तक जाकर लोगों को ढूंढ सकता है। सूजू असल में हागाने की माँ का नाम था और ये विचार भी उन्हीं का था। उनके गुजरने के बाद टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ने इसे पूरा किया। टाकामुरा याद करता है जब उसे हगाने का पत्र मिला था तब पता उसे चला था कि वो बदला लेने निकल गई है, इसलिए उसने सूजू को अपनी बेटी को ढूंढने भेजा, जिस कारण उन्होंने टैट्सो को हरकुलिस से लड़ते देखा और समझ गए कि हगाने उसके साथ है। इसी वजह से उन्हें हमलावरों के बारे में भी पहले से पता चली और मॉल को तैयार होने का समय मिल गया और बॉस ने तुरंत सबको जगाया और एंटी काइजू हथियारों की तैयारी शुरू कर दी। टाकामुरा का मानना है कि आज हगाने का बाहर जाना संयोग था, लेकिन उसकी वजह से बैरियर समय पर चालू हो पाया। वो हगाने को याद दिलाता है कि तुम्हारी माँ अभी भी तुम्हारे साथ है। ये सुनकर वो और भी ज्यादा भावुक हो जाती है बेचारी। फिर टाकामुरा टैट्सो से कहता है कि तुम लोग मॉल नहीं आओ क्योंकि सब लोग मॉल के पुराने रिसर्च लैब नंबर 1 में एवैक्यूएट हो रहे हैं। वहां पहुंचने के लिए एक बड़े गड्ढे के नीचे जाना होता है और सब लोग लैंड ऑफ मैन के बनाए अंडरग्राउंड पैसेज से वहां जा रहे थे, इसलिए वो टैट्सो, यूकी और हगाने को भी वहां जाने को कहता है। पर टैट्सो हैरान होता है क्योंकि उसे लगा था कि वो इवैक्यूईज की रक्षा करने जा रही हैं, लेकिन टाकामुरा स्पष्ट करता है कि उन्हें भी भागना होगा। तीनों चौंक जाते हैं क्योंकि खुद पीछे हटने का विचार उनके मन में कभी नहीं आया था। टाकामुरा कहता है कि तुम्हारी हालत देखकर कोई भी समझ सकता है कि तुम लोग कितनी बुरी तरह टूट चुके हो। इस पर यूक्यू बताता है कि टैट्सो अपने दुश्मन की बातों से रो पड़ा है। टाकामुरा हैरान होता है कि टैट्सो ने दुश्मन से बात की, पर बॉस तुरंत बातें बंद करके सभी को इवैक्यूएट होने का आदेश देती है। कम्युनिकेशन खत्म होने के बाद बॉस इवैक्यूएशन की स्थिति पूछती है। उसे बताया जाता है कि अधिकतर लोग अंडरग्राउंड पहुंच चुके हैं, लेकिन रिजर्व पावर लगभग समाप्त हो चुकी है। और इतना बोलने के पल भर बाद ही बैरियर बंद हो जाता है और पूरा मॉल अंधेरे में डूब जाता है। वैडे टीम ये देखकर खुश होती है और आए रेस्टोरेंट बैरियर जनरेटर को तबाह कर देता है और बुढ़े लोगों का मजाक उड़ाने लगता है। तब बॉस गुस्से में बताती है कि उस जनरेटर में लैंड ऑफ मैन की सालों की बचा कर रखी ऊर्जा थी। आयरिस मजाक में कहता है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है बुड्ढी तो होंठ हिलाकर बोलो, ऐसे नहीं बोलो। बॉस उसे सीधा गाली दे देती है। आयरिस उसकी हिम्मत से प्रभावित होता है और सबको हॉस्टेज बनाने की घोषणा कर और कहता है कि हमें बस अंडरग्राउंड फ्लेमिंग काइजू चाहिए और कुछ नहीं। इस वक्त भी सूजू अभी भी आसमान से सब कुछ देख रहा होता है। जहां दूर हरकुलिस रिकवर कर रहा है तो दूसरी ओर टैट्सो इवैक्यूएशन साइट पहुंच चुका है। दूसरी तरफ बॉस ने आओ को आदेश दे दिया था कि काइजू और उनके टीमन ने मॉल पर हमला कर दिया है, पर फुरुमाची परेशान होता है क्योंकि जल्दी जल्दी में मॉल लौटते वक्त उनका व्हीकल दरार में फंस गया था। लेकिन सिंडो उसे शांत करती और कहती है कि मुझे भरोसा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि उनकी रक्षक आओ बहुत जल्द मॉल पहुंचने वाली है।
और पूरी रफ्तार से मॉल की तरफ दौड़ रही है और खुद को मूर्ख कहती है क्योंकि उसने मॉल को बिना सुरक्षा के जो छोड़ दिया था। इसलिए उसका सोचना है अगर मैं मॉल की रक्षा नहीं कर पाई तो मेरी ये सुपर ह्यूमन बॉडी और शक्ति बेकार रह जाएगी, मतलब नल्ली रह जाएगी। इसी बीच उसके बाल धीरे धीरे आग में बदलने लगते हैं। जैसे ही वो मॉल के पास पहुंचती है वो जोर से लैंड ऑफ मैन को जागने का आदेश देती है। वेडे टीम उसके सफेद बाल देखकर हैरान रह जाती है। अगले ही पल लैंड ऑफ मैन आओ की पुकार सुनकर जाग उठता है। जमीन के अंदर से भयानक गर्मी फैलती है और एक विशाल अग्नि आसमान को चीरकर बाहर निकलती है, जिस वजह से रिको जो अग्नि काइजू के पास जा रही थी वो और उसका काइजू जख्मी हो जाते हैं। आओ गुस्से में घोषणा करती है कि हम सबने मिलकर इस मॉल में शांति बनाए रखी थी, इसलिए मैं किसी को इसे बर्बाद करने नहीं दूंगी। नल्ले लोग भागो इधर से। आओ के मुताबिक ये समय इंसानों के आपस में लड़ने का नहीं था। इतना कहकर वो अपनी पूरी शक्ति छोड़ देती है और लैंड ऑफ मैन हमला शुरू कर देता है। आरएस सोचता है कि आओ हम लोगों पर हमला नहीं कर पाएगी क्योंकि हमारे पास बुढ़े हॉस्टेज हैं, लेकिन तब उसे पता चलता है कि सब बुढ़े लोग पहले ही निकल चुके हैं, मतलब फुर्र हो चुके हैं। पर फिर भी आरएस बहुत ही ज्यादा संतुष्ट होता है क्योंकि उनकी तरफ 3 काइजू हैं और आओ दूसरी तरफ बिल्कुल अकेली। तो इसका मतलब यह है कि वेडे आओ को हराकर फ्लेमिंग काइजू को अपने साथ बड़े आराम से ले जा लेगी। इसलिए आयरिस अपने काइजू को आगे बढ़ने का आदेश देता है और घोषणा करता है कि अब एक भयंकर एरियल काइजू युद्ध शुरू हो गया है। स्कूल के अंदर सब लोग सोच रहे थे क्या दुश्मन अब चला गया। बॉस ड्रोन फुटेज चेक करती है और कंफर्म करती है सारे एनिमीज आओ की तरफ बढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ टामिया बाकी वेडे मेंबर को यह दिलाता है अभी भी हमारे पास एडवांटेज है क्योंकि हमारा असली टारगेट फ्लेमिंग काइजू को हराना है, इसलिए वो तुरंत अटैक शुरू कर देते हैं। आओ समझ जाती है सिचुएशन खतरनाक है क्योंकि दुश्मन दूर से भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन निकलता है क्योंकि तभी आयरिस पीछे से आकर सीधा वार कर देता है जिससे आओ और फायर काइजू बर्फ पर गिर जाते हैं। तब आयरिस उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है फ्लेमिंग काइजू की बॉडी हीट की वजह से आओ तुम और गहरी धंस रही हो बर्फ पर। ये देख के छोटा पीला लड़का माकोटो खुद को विनर घोषित करता है, अरे हम जीत गए। लेकिन टामियो उसे रोकता और कहता है लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई क्योंकि मैं एक बिल्कुल क्लियर विक्ट्री चाहता हूँ, इसलिए अब ये 3 के सामने एक की फाइट है। फिर एरिस घोषणा करता है कि हम लोग फ्लेमिंग काइजू को लेकर ही जाएंगे और कोई हमें ऐसा करने से रोक नहीं सकता। उसके मुताबिक फायर काइजू के ना होने की वजह से गांव शायद अपने आप को ज्यादा देर तक सर्वाइव ना कर सके, लेकिन दुनिया बचाने के लिए विलेज वालों को अपना सैक्रिफाइस देना ही पड़ेगा और ऐसा करके ही वेडे दुनिया को बचाएगा। ये नाम सुनते ही बॉस हैरान हो जाती है। तब उनकी नजर दुश्मन के शोल्डर पैच पर पड़ती है जहां लिखा होता है 2400 ब्रिगेड वेडे, जिससे बॉस को अपने एडे के दिनों की कुछ अफवाहें याद आने लगती है। इस यूनिट का लीडर सागामी नाम का आदमी था जो एक बहुत ही टैलेंटेड सोल्जर माना जाता था, अच्छी फैमिली से था, अपने साथियों में मशहूर था और उसने कई बड़े अचीवमेंट हासिल किए थे और इसी वजह से उसे रैंक पर रैंक मिलती गई और वो बहुत तेजी से ऊपर चढ़ गया। हैरानी की बात यह थी कि उसके सुपीरियर और राइवल एक के बाद एक अजीब और सस्पिशियस हालातों में मरने लगे, लेकिन किसी ने सागामी के खिलाफ खुलकर सवाल नहीं उठाया। कुछ समय बाद अफवाहें फैली कि सागामी सेवियर के खिलाफ चल रहा है। एडे के हायर अप्स के बीच बातें होने लगी कि एंटी टैट्सू फैक्शन धीरे धीरे ताकतवर हो रहा है। इसी दौरान सागामी का वेडे प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया गया। उसका सपना था ऐसे बच्चों की सेवियर ब्रिगेड बनाना जो पोटेंशियल और स्कोर के मामले में टैट्सू के बराबर हो सकें। इसलिए उसने एलाइट एथलीट नोबल फैमिली के बच्चे और अनाथ बच्चों को तक रिक्रूट किया। कुछ लोगों ने सुना था सागामी कहता था कि उसे फर्क नहीं पड़ता कौन होगा, बस मेरी टीम से ही कोई एक इंसान दुनिया का नया सेवियर बनना चाहिए। ये सब याद करके बॉस का स्ट्रेस बढ़ जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है सागामी कितना बड़ा खतरा बन चुका है मिशिमा मॉल के लिए। अब बाहर आओ और लैंड ऑफ मैन पिछले अटैक से रिकवर कर चुके होते हैं। आओ कहती है हम लोग 3 काइजू के खिलाफ लड़ रहे हैं और शायद और भी आ सकते हैं उनकी मदद के लिए, लेकिन हमारे पास पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है। उसे बॉस की बात याद आती है जिसने कहा था इर्रेशनल मैलिस मतलब तर्कहीन दुर्भावना बारिश की तरह होती है, वो हर किसी पर गिरती है। तुम उससे बच सकते हो या भीग सकते हो, लेकिन कभी अपनी पहचान मत बदलना। ये याद करके लैंड ऑफ मैन की आग फिर से आसमान को रोशन कर देती है। दुश्मन तैयार हो जाते हैं कि काइजू जमीन से बाहर निकलने वाला है, लेकिन उनकी सोच गलत साबित होती है क्योंकि इस बार वो अंडरग्राउंड आइस को पिघलाकर एक साइड टनल बना लेते हैं और सीधा माकोटो की तरफ बढ़ता है। माकोटो घबरा जाता है क्योंकि उसके पास अंडरग्राउंड एनिमी को पकड़ने का कोई तरीका नहीं होता। फिर उसे याद आता है अरे मेरा काइजू तो लगभग पूरी तरह से रिकवर हो चुका है, इसलिए मैं अब फिर से बहुत सारा स्मोक जनरेट करवा सकता हूँ उससे। माकोटो के काइजू की स्पेशल टेक्निक लैब्रस है जो एक अजीब स्मोक रिलीज करता है जिससे जितना भी एरिया स्मोक में कवर होता है उस एरिया के नीचे सुपर ग्रेविटी क्रिएट
क्रिएट हो जाती है, जिससे आओ और लैंड ऑफ मैन को अपना शरीर बहुत ही भारी महसूस होने लगता है। मकोटो को लगता है कि अब मेरी जीत पक्की है, लेकिन लैंड ऑफ मैन इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं था। अचानक उसकी आग जमीन के अंदर से फूट पड़ती है और मकोटो समझ ही नहीं पाता क्या हुआ। फिर आओ तुरंत अनाउंस करती है एक दुश्मन खत्म हो गया। अगले ही पल और तेज आग निकलती है, जिससे मकोटो और उसका काइजू पूरी तरह से आग में घिर जाता है। ये देख के गुस्से में टामिया आओ पर एक जोर का अटैक कर देता है, लेकिन इससे लैंड ऑफ मैन और भी ज्यादा भड़क उठता है और एक विनाशकारी फायरबॉल छोड़ता है और आओ कहती है अब दूसरा एनिमी खत्म हो गया। आयरिस ये सब देखकर समझ जाता है कि प्रॉब्लम आओ नहीं बल्कि असली मुसीबत फ्लेमिंग काइजू की बेपनाह पावर है। आयरिस ने कभी इतने पावरफुल काइजू से लड़ाई अभी तक नहीं की थी और उसके हिसाब से फायर काइजू एक सुपर काइजू के लेवल का मॉन्स्टर है। इसी बीच हमारे हीरो इवैक्यूएशन साइट पर पहुंच चुके होते हैं। हागाने अपने छोटे भाई से मिलकर खुश हो जाती हैं। सब लोग टैट्सुओ का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने सभी की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई की थी। फिर टैट्सुओ आसपास देखता है और महसूस करता है हर कोई मुश्किल हालात के बावजूद हिम्मत नहीं हार रहा, लेकिन उसके दिल में गिल्ट था। उसे लगता था मेरा यहाँ होना सही नहीं है क्योंकि मैं फाइट नहीं जीत सका। इस वक्त उसे अपने पिता की वो बात याद आती है जहाँ उन्होंने कहा था टैट्सुओ तुम्हारी कीमत तब तक बस है जब तक तुम काइजू को हरा सकते हो। तभी टैट्सुओ नोटिस करता है कि आई सीलिंग काफी पतली है और अगर दुश्मन ने अटैक कर दिया तो वो सबको कैसे बचाएगा। यूकियो भाई भी सेम यही बात सोच रहे होते हैं और फिर टैट्सुओ से वो माफी मांगता और कहता है मेरे कटपट जाने की वजह से हालात अब ये हो गए हैं कि टैट्सुओ तुम बैटलफील्ड में लड़ाई नहीं कर सकते, इसके लिए सॉरी। इसी दौरान उनकी नजर स्क्रैप मेटल, एक इलेक्ट्रिक फर्नेस और एक जाइंट प्रिंटर पर पड़ती है। इतना ही नहीं वहां स्नोमैन सीरीज रोबोट के पार्ट भी रखे होते हैं। तब ट्वेन भाई बताते हैं कि ये सब पुराने मटेरियल हैं और पहले टेक डिपार्टमेंट चीफ ने ये मशीन बनाई थी। उनके मुताबिक अगर स्क्रैप मेटल को पिघलाया जाए तो वो ट्यूब के थ्रू 3D प्रिंटर में जाकर नए पार्ट बना सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि बहुत सालों से इस लैब में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। ऊपर से ये मशीन इतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है कि उसे सिर्फ एक बार ही बड़ी मुश्किल से चलाया गया था। हगाने तुरंत समझ जाते हैं कि टैट्सुओ मशीन को चालू करके यूकियो को रिपेयर करना चाहता है ताकि वो दोबारा बैटलफील्ड में लौट सके। लेकिन बैटलफील्ड में जाने की बात से एकदम से टैट्सुओ अंदर से घबरा जाता है क्योंकि उसे सागामी की बात तो याद आने लगती है जहां वो कह रहा था तुम्हें मर जाना चाहिए टैट्सुओ। फिर ट्विन कहते हैं बिजली के बिना मशीन चलाना नामुमकिन है। तब यूकियो बताता है अरे मैं सिस्टम को हैक करके अपनी बची हुई एनर्जी से प्रिंटर को पावर दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो बैटल के लिए रखी मेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तभी एक आदमी चिल्लाकर ट्विन को काम करने को कहता है क्योंकि वो बेचारा अकेले इमरजेंसी जनरेटर साइकिल चला चला कर बिजली बना रहा था और उसकी मदद करने कोई नहीं आ रहा था। ये सुनते ही दोनों ट्विन भाइयों के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है जिसकी वजह से सब लोग मिलकर पैडल मारने लगते हैं ताकि मशीन के लिए ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। जब गांव वालों को पता चलता है वो यूकियो को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं तो और भी लोग मदद के लिए आ जाते हैं। आखिरकार यूकियो की बची हुई एनर्जी और सबकी मेहनत से जायंट 3D प्रिंटर दोबारा चालू हो जाता है। टैट्सुओ खुशी से कहता है कि अब यूकियो को ठीक किया जा सकता है। यूकियो और टैट्सुओ मिलकर स्क्रैप मेटल और पुराने पार्ट का इस्तेमाल करके रिपेयर प्लान बनाते हैं जबकि बाकी सब लोग लगातार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते रहते हैं। उधर बैटलफील्ड में टाकामुरा खुश होता है क्योंकि और दो दुश्मनों को हरा चुकी है। अब सिर्फ आयरिस बचा है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए आयरिस आओ को आसमान से नीचे गिरा देता है अटैक करके और अपनी काइजू एबिलिटी एक्टिवेट करता है। इस पावर की वजह से उसका काइजू उड़ने की ताकत छोड़कर बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ और हीट रेजिस्टेंस हासिल कर लेता है। आयरिस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अटैक करता है और जीत का दावा करता है, लेकिन लैंड ऑफ मैन अपनी असली पावर दिखाता है और अपनी सारी आग को एक जगह पर कंप्रेस करना शुरू करता है। तब आओ चिल्लाकर बताती है इस अटैक का नाम है चाइल्ड ऑफ द सन। शुरू में अटैक छोटा लगता है लेकिन कंडेंस हीट एनर्जी आयरिस के काइजू के अंदर ब्लास्ट हो जाती है। धमाका इतना भयानक होता है कि दूर तक उसका नजारा देखा जा सकता था। आयरिस का काइजू पूरी तरह से तबाह हो जाता है। सब लोग आओ और लैंड ऑफ मैन की जीत सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन उनकी खुशी कुछ पल ही टिकती है क्योंकि अचानक सागामी और वैडे के बाकी मेंबर टेलीपोर्ट होकर वहां पहुंच जाते हैं। वहां आते ही सागामी के काइजू हरकुलेस एक ही वार में लैंड ऑफ मैन का हाथ काट देता है। आओ को भी वही दर्द महसूस होता है और वो चीख उठती है क्योंकि काइजू टेमर बनने के बाद जो डैमेज काइजू को होगा उस डैमेज का असर काइजू टेमर पर भी होता है। इस अटैक से लैंड ऑफ मैन समझ जाता है कि हरकुलेस बाकी सब काइजू से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हरकुलेस उसे हमले करने का कोई मौका ही नहीं देता, जिस वजह से क्लोज कॉम्बैट में आओ और लैंड ऑफ मैन की हालत खराब हो जाती है।
इसलिए लैंड ऑफ मैन सीधा सागामी को टारगेट करने का प्लान बनाता है, लेकिन जब वो फिल्म छोड़ता है तब सागामी टेलीपोर्ट होकर हरकुलिस के मुंह के अंदर चला जाता है, जहां आग उस तक नहीं पहुंच सकती थी। इसके बाद हरकुलिस लगातार अटैक करता है और आओ समझ नहीं पाती कि सागामी उसके हर मूव को पहले से ही कैसे जान लेता है। मतलब आओ और फायर काइजू के हमले करने से पहले उसका काउंटर अटैक सागामी कर देता है। लैंड ऑफ द मैन पूरी तरह से पिटने के बाद भी आओ से चाइल्ड ऑफ द सन दोबारा यूज करने को कहता है, पर आओ ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है इस अटैक के लिए हम दोनों का एक साथ कंसंट्रेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ऐसे हालात में तुम कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तभी सागामी उसके एग्जैक्ट शब्दों को पहले ही बोल देता है, जिससे आओ हैरान रह जाती है। सागामी कहता है मैं तुम दोनों को नहीं मारूंगा अभी, बल्कि पहले मैं अपने साथियों का बदला लूंगा जिन्हें तुमने कुत्ते की तरह हराया है। फिर हरकुलिस के हमलों से लैंड ऑफ मैन और आओ दोनों बहुत ज्यादा डैमेज लेते हैं। इसी बीच आटोची आता है और खुशी से कहता है फ्लेमिंग काइजू उनके कब्जे में आ जाएगा, जिसकी मदद से हम बैडे वाले टोक्यो के आर्टिक रीजन में घुसेंगे और ह्यूमनॉइड वेरिएंट को हराकर दुनिया के सेवियर बन जाएंगे। पर तभी आओ सागामी को विलन कहती है, जिससे सागामी को अपना पास्ट याद आ जाता है। साल 2031 में उसे एलाइट पायलट स्कोर नहीं मिला था, लेकिन उसने सेवियर बनने का सपना कभी नहीं छोड़ा, इसलिए उसने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वैड प्रोजेक्ट शुरू किया। सागामी का मानना था कि नए बच्चों और नए रोबोट की मदद से वो टैट्सू को रिप्लेस करके खुद नया सेवियर बन सकता है। वापस प्रेजेंट में सागामी कहता है उसे विलन बुलाया जाना बुरा नहीं लगता। उसके हिसाब से बड़े आइडल्स रखने के लिए कभी कभी गलत तरीके भी अपनाने पड़ते हैं। लेकिन तभी ये गोली उसके फेस को छूटते हुए निकलती है। ये गोली चलाने वाली होती है बुड्ढी बॉस। सागामी को जिंदा देखकर वो कहती है मेरा निशाना बहुत ज्यादा खराब है। बॉस और बाकी दो लोगों को बैटलफील्ड में देख आटोची तुरंत अपने काइजू हरमेश को उन्हें निपटाने भेज देता है, जिससे उन तीनों को लगता है हमारा बचना नामुमकिन है। लेकिन उसी वक्त टैट्सू और यूक्यू धमाकेदार एंट्री मारते हुए एक ही अटैक में हरमेश को तबाह कर देते हैं। उन्हें सब लोग हैरानी से देखते रह जाते हैं, पर टाकामुरा कहता है दुनिया का असली सेवियर अपने रोबोट के साथ हमें बचाने आ ही गया आखिरकार। इससे पहले लैब में यूक्यू ने टैट्सू से पूछा था क्या तुम सच में सागामी का सामना करने के लिए तैयार हो। तब टैट्सू ने जवाब दिया मैंने एक जरूरी बात समझ ली है, जो ये है कि जब से मैंने लोगों से दोस्ती करनी शुरू की है और अपना दिल खोला है, तब से मैं सबको पहले से ज्यादा अच्छी तरह समझने लगा हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया है एक बार दर्द मिलने की वजह से मैं दोबारा अपने दिल के दरवाजे बंद नहीं करूंगा। इसलिए मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, ना कि पीछे रुके रहना चाहता हूँ। प्रेजेंट में सागामी हैरान रह जाता है कि टैट्सू वाकई यूक्यू को रिपेयर करने में कामयाब हो गया, इसलिए वो खुशी से कहता है शायद किस्मत ने मुझे टैट्सू को खत्म करने का एक और मौका दिया है। बैटल की तैयारी शुरू हो जाती है। यूक्यू बताता है स्क्रैप के ढेर में मुझे स्नोमैन सीरीज नंबर 16 मिला, जिसका कॉन्सेप्ट एक सिंगल यूनिट फोर्ट्रेस था। नए मैकेनिकल आर्म के साथ ट्रांसफॉर्म होकर यूक्यू अपनी नई फॉर्म स्नोबॉल रैम्पार्ट एक्टिवेट करता है। टैट्सू भी सीरियस हो जाता है और कहता है ये मेरी जिंदगी की पहली ऐसी लड़ाई होगी जहां मेरा सामना किसी काइजू से नहीं बल्कि एक इंसान से होने वाला है, जिसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। यूक्यू एक स्टाइलिश पोज लेता है और हरकुलिस को वार्निंग देता है वो आओ को तुरंत छोड़ दे। दूसरी तरफ टैट्सू अपने घायल दोस्तों को देखकर गुस्से से भर जाता है। सब लोग हीरोज की एंट्री देखकर खुश होते हैं, लेकिन बॉस उन्हें ध्यान से यूक्यू को देखने के लिए कहती है और बताती है यूक्यू की बॉडी पहले ही बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है और फिर भी अभी स्क्रैप से बनाए गए टेम्परेरी आर्मर से चलाने लायक बना रहा है। बॉस खुद को बहुत ही ज्यादा बेबस महसूस करती है, क्योंकि इतनी बुरी हालात में भी उन्हें टैट्सू और यूक्यू पर भरोसा करना पड़ रहा है। उधर इवैक्यूएशन साइट पर भी सब लोग देख रहे होते हैं। इस फाइट को हगाने बहुत परेशान होते और दिल से दुआ करते कि हमारे हीरोज जीत जाएं और विलन हार जाएं। वहीं सागामी को यूक्यू से जलन हो रही होती है। उसके हिसाब से आधा टूट चुका रोबोट रिपेयर करके बैटलफील्ड में वापस आना बिल्कुल किसी असली सेवियर जैसा लगता है, पर बाहर से वो मजाक उड़ाता है कि टैट्सू ने कचरे से बना हुआ आर्म एक टूटी बॉडी पर जोड़ दिया है बस, लेकिन अंदर ही अंदर वो उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहा होता है। सागामी फिर एक ऊंची जगह पर चढ़कर टैट्सू को चैलेंज देता है कि उनकी फाइनल फाइट यहाँ होगी। इसी दौरान यूमा बताती है आटोची ने हमारे सभी घायल टीममेट को इकट्ठा कर लिया है, पर उनके काइजू मर जाने की वजह से वो लोग बेहोश हैं, लेकिन अभी भी जिंदा है, मरे नहीं है, तो टेंशन की बात नहीं है। यूमा सागामी के साथ लड़ने के लिए तैयार होती है, लेकिन सागामी उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से यूमा का काम सिर्फ आटोची और फ्लेमिंग काइजू पर नजर रखना है। फिर वो खुलकर अनाउंस करता है कि आज मैं टैट्सू को मार के ही रहूंगा। तभी सागामी को याद आता है अरे आओ को होश में आने देना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो आओ को और ज्यादा हर्ट करने के लिए उसकी हड्डियां तोड़ के उसे सभी के सामने गिरा देता है, पर उसे यूमा कैच कर लेती
है आसानी से। पर ये देखकर टेत्सुयो गुस्से में सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, पर हरकुलस यूकियो को जोर से दूर उड़ा देता है। विलेजर हरकुलस की ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं। टेत्सुयो यूकियो से कहता है, मैं ठीक हूँ और वादा करता हूँ कि मैं आओ को हट करने के लिए सागामी से माफी मंगवाकर जरूर रहूंगा। अब टेत्सुयो और यूकियो एक साथ हमला करते हैं। सागामी नोटिस करता है कि दोनों अपने राइट आर्म के जेट बूस्टर का यूज करके खुद को आगे बढ़ा रहे हैं। हरकुलस उनके अटैक डॉज कर लेता है, लेकिन यूकियो अपना नया वेपन निकालता है जिसका नाम होता है स्नोमैन टोमाहॉक। अपने नए वेपन से वो सीधा हरकुलस की गर्दन पर वार करता है, पर उनका अटैक ब्लॉक हो जाता है। लेकिन अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि हरकुलस को पीछे हटना पड़ता है। सागामी समझ जाता है कि एक्स्ट्रा स्पीड की वजह से अटैक की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ गई है। अगला अटैक आता है तो हरकुलस पीछे डॉज करता है, लेकिन टेत्सुयो ने पहले ही ये प्रेडिक्ट कर लिया था, इसलिए अपने प्लान के हिसाब से उसका टोमाहॉक अचानक एक्सटेंड हो जाता है, जिससे बचने के लिए हरकुलस को और पीछे हटना पड़ता है। और इसी ओपनिंग का फायदा उठाकर टेत्सुयो जेट पावर पंच मार देता है हरकुलस पर। हरकुलस इस नए अटैक से बड़ी मुश्किल से बच पाता है और सागामी समझ जाता है अगर हरकुलस के 4 पैर ना होते तो वो अटैक सीधा उसे लग गया होता। जब हरकुलस डिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है तब टेत्सुयो यूकियो को टोमाहॉक वापस खींचने का ऑर्डर देता है। वापस आते हुए ब्लेड हरकुलस के सर के पिछले हिस्से को काट देता है, जिससे सागामी को एहसास होता है कि रिपेयर्ड यूकियो पहले से भी कई ज्यादा डेंजरस बन गया है। यूकियो कहता है, हम दोनों ने हर एक काइजू बैटल नहीं जीती, लेकिन हम दोनों कभी भी एक ही दुश्मन से 2 बार नहीं हारे हैं। ये सुनकर सागामी शॉक हो जाता है और अब उसे समझ आ जाता है कि टेत्सुयो और यूकियो ने अपने फाइटिंग स्टाइल को इवॉल्व कर लिया है, इसलिए अगर वो एक अटैक से बच भी गया तो अगला अटैक तुरंत उसका इंतजार करेगा और एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती है। और इस बात से सागामी को और भी ज्यादा जलन महसूस होती है, क्योंकि टेत्सुयो ना सिर्फ लड़ रहा है बल्कि बैटल के बीच में परफेक्ट स्ट्रेटेजी भी बना रहा है। मजबूरन सागामी को भी मानना पड़ता है कि शायद यही एक असली सेवियर की पहचान होती है। यूकियो और टेत्सुयो एक पावरफुल पंच लगाते हैं और लास्ट सेकंड पर जेट एक्टिवेट कर हरकुलस को दूर उड़ा देते हैं। विलेजर खुशी से जश्न मनाने लगते हैं कि हम लोग जीत रहे हैं। तब सागामी को भी मानना पड़ता है कि अगर मेरे पास प्रेडिक्शन पोस्टर और अपनी सुपर नेचुरल पावर ना होती तो तब तक मेरा काम खत्म हो चुका होता। फिर वो हरकुलस की असली शक्ल दिखाता है। तब हम देखते हैं कि काइजू के पेट के बीच एक और विशाल मुंह खुल गया है। नए मुंह को देखकर यूकियो तुरंत समझ जाता है कि अब हमारी और अच्छे से लगने वाली है। फिर फाइट शुरू होती है। यूकियो टोमाहॉक फेंकता है, लेकिन इस बार हरकुलस उसे हवा में ही पकड़ लेता है। विलेजर घबरा जाते हैं क्योंकि हरकुलस यूकियो को अपनी तरफ खींचने लगता है उसकी मदद से, लेकिन यूकियो समय पर टोमाहॉक को डिस्कनेक्ट कर देता है और बच जाता है। फिर वो हेडबट मारने की कोशिश करता है, लेकिन हरकुलस फिर बच निकलता है। सागामी भी मान लेता है कि यूकियो टेत्सुयो का कॉम्बो अटैक काफी ज्यादा इंप्रेसिव है और ये अटैक उसके अलावा कोई और पर लग गया होता तो वो दोनों जरूर जीत जाते। इसके बाद यूकियो लगातार पंचेस की बारिश कर देता है, लेकिन हरकुलस हर अटैक को ब्लॉक कर लेता है और आखिर में काउंटर अटैक भी मारता है। इसी दौरान टेत्सुयो एक इम्पोर्टेंट बात नोटिस करता है। उसे लगता है हरकुलस किसी तरह उनके हर मूव को पहले ही देख लेता है, जैसे वो फ्यूचर देख रहा हो। यूकियो सोचता है शायद यही सागामी की सुपर नेचुरल पावर है जो उसे काइजू मीट खाने से मिली है, और अगर ये बात सच है तो हम दोनों सिर्फ स्पेक और पावर के दम पर फाइट नहीं जीत पाएंगे यूकियो। तभी टेत्सुयो एक हैरान कर देने वाला ऑर्डर देता है। वो यूकियो से कहता है कि हरकुलस के सारे बैटल लॉग एक साथ स्क्रीन पर चलाओ और उन्हें 50% ट्रांसपेरेंसी पर ओवरले करो। उसका प्लान था लड़ते लड़ते ही हरकुलस की सुपर नेचुरल एबिलिटी का राज समझना। यूकियो कहता है ये बहुत रिस्की काम है, लेकिन अगर कोई ये काम कर सकता है तो ऐसा काम सिर्फ टेत्सुयो ही कर सकता है। पर पता नहीं कैसे सागामी ये बात सुन लेता है और टेत्सुयो का ये सेवियर जैसा कॉन्फिडेंस उसे और भी ज्यादा इरिटेट कर देता है। फिर सागामी डिसाइड करता है कि फाइट खत्म होने का वक्त आ गया है। वो हरकुलस को प्रेडिक्शन पोस्चर एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है। इसी के साथ उसकी असली एबिलिटी सामने आती है। हम देखते हैं कि हरकुलस के माइंड के अंदर सागामी अनेक फ्यूचर पॉसिबिलिटी के टुकड़ों को देख रहा होता है। हर मुमकिन फ्यूचर उसके सामने मौजूद है और वो उन सभी फ्यूचर को एनालाइज करके सबसे बेहतर एक्शन चूज कर सकता है कि उसे आगे क्या लेना है। और हमें फाइनली हरकुलस की सुपर नेचुरल एबिलिटी का सच बताया जाता है। उसकी पावर एक ऐसा मिरर क्रिएट करती है जो कुछ सेकंड फ्यूचर दिखा सकता है, क्योंकि फ्यूचर में सिर्फ सागामी के एक्शन ही फिक्स नहीं होते, इसलिए मिरर कई टुकड़ों में टूट जाता है और हर एक टुकड़ा एक अलग पॉसिबिलिटी दिखाता है। जैसे अगर वो देखता है कि लेफ्ट हमला डॉज करने पर उसे एक्स लगने वाला है तो वो उस फ्यूचर को रिजेक्ट करके दूसरा ऑप्शन चूज करता है। हर चॉइस के बाद नए फ्यूचर ब्रांचेस खुल जाते हैं और वो लगातार सबसे बेस्ट रूट सिलेक्ट करता है। इसी वजह से अगर जीतने
जीतने का एक भी चांस हो तो सागामी उसे दूर कर जीत ही सकता है किसी भी तरह। लेकिन इस पावर की एक बड़ी वीकनेस ये है कि अगर सागामी 10 सेकंड से ज्यादा फ्यूचर देखता है तो उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा भार पड़ता है। अचानक सागामी खून उगलने लगता है, लेकिन फिर भी रुकने को तैयार नहीं होता। वो हर पॉसिबल फ्यूचर में चेकमेट ढूंढने लगता है, पर इसी वजह से सागामी का शरीर टूट रहा होता है। पर वो कहता है कि जब तक जीतने का 100% रास्ता नहीं मिल जाता तब तक मैं फ्यूचर देखता रहूंगा। सागामी के लिए टैट्सू हमेशा से वो इंसान रहा है जिसे हर हाल में उसे हराना जरूरी है, चाहे पर ऐसा करने के लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। बैटल और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। इसी के साथ टैट्सू लगातार अटैक करता रहता है और साथ ही हरकुलस के मूवमेंट को एनालाइज भी कर रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि कुछ अटैक ही क्यों लैंड हुए जबकि बाकी सब फेल हो गए। तभी हरकुलस टैट्सू के पंच को स्प्रिंग बोर्ड की तरह यूज करता है और आसमान में जंप मार देता है। फिर सागामी खुशी से चिल्लाता है क्योंकि उसे फाइनली अपना विनिंग फ्यूचर मिल गया था। ये फ्यूचर 74 सेकंड आगे है, पर उस फ्यूचर में सागामी की जीत 100% पक्की है। अपने प्लान के हिसाब से हरकुलस पलट कर जबरदस्त अटैक करता है, जिस वजह से टैट्सू और यूकी उसके सामने दबने लगते हैं और जोर से जमीन पर गिर जाते हैं। सागामी अनाउंस करता है अब सिर्फ 50 सेकंड बचे हैं। यूकी एक्सटेंडेड पंच से काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन हरकुलस पहले से ही इस अटैक के लिए तैयार होता है। सागामी पर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि टैट्सू तुम्हारी हर कोशिश बेकार है क्योंकि तुम दोनों पहले ही मौत के रास्ते पर चल चुके हो मेरे हिसाब से। विलेजर्स डर के मारे देखते रह जाते हैं जब हरकुलस फाइनल ब्लो देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक एक अटैक बीच में आ जाता है और हरकुलस को रोक देता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं जब पता चलता है ये सूजू ड्रोन था। सब लोग सोचने लगते हैं कि इसे कंट्रोल कौन कर रहा है। इसी दौरान ड्रोन डैमेज हो जाता है और विलेजर लाइव फाइट देख नहीं पाते। हागाने बताती है सूजू का कंट्रोल मिशिमा मॉल काउंसिल के पास ट्रांसफर कर दिया गया है। फिर हमें अंदर दिखाया जाता है तो पता चलता है आओ के दोस्त ही सूजू चला रहे हैं। वो आओ के साथ हुई बेरहमी से इतना ज्यादा गुस्सा है कि बदला लेने के लिए बैटलफील्ड में आ गए। सागामी थोड़ा परेशान है क्योंकि ड्रोन के टकराने की वजह से उसकी फ्यूचर प्रेडिक्शन डिस्टर्ब हो गई, इसलिए सागामी दोबारा फ्यूचर चेक करता है और राहत की सांस लेता है क्योंकि नया फ्यूचर भी वही दिखाता है कि यूक्यू का सर कटकर वो मारा जाएगा। इसी के साथ फाइट जारी रहती है और काउंटडाउन सिर्फ 10 सेकंड पर आ जाता है। इसी बीच टैट्सू को एक जरूरी बात समझ आती है। वो नोटिस करता है कि सूजू का अटैक हरकुलस प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था। ये नोटिस करते ही टैट्सू एक थ्योरी बनाता है, लेकिन उसे जोर से नहीं बोल सकता वरना सागामी भी उसका प्लान जान जाएगा। सागामी अटैक करते हुए लास्ट 3 सेकंड काउंट करता है और टैट्सू को सरेंडर करने के लिए कहता है। फिर वो यूक्यू का सर काटने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी सबसे शॉकिंग चीज होती है, मतलब टैट्सू अचानक कंट्रोल छोड़ देता है जिससे यूक्यू घबरा जाता है। लेकिन टैट्सू को यकीन होता है कि यूक्यू समझ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया और अब उसे आगे क्या करना हो। सागामी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अटैक करता है, लेकिन उसकी आंखें फट जाती है जब यूक्यू अटैक को डॉज कर लेता है। ये देख के सागामी समझ ही नहीं पाता कि अभी क्या हुआ और क्यों हुआ। तो टैट्सू हमें फिर अपनी एनालिसिस एक्सप्लेन करता है। इतनी सारी अटैक के दौरान सिर्फ 2 अटैक ही हरकुलस को लगे थे, एक ड्रोन का अटैक और दूसरा यूक्यू का स्पॉन्टेनियस अटैक जब वो पहली बार मिले थे। इन दोनों अटैक में एक चीज कॉमन थी, ये अटैक किसी लिविंग बीइंग के डायरेक्ट एक्शन नहीं थे। तब टैट्सू को समझ आया कि हरकुलस सिर्फ लिविंग बीइंग के एक्शन प्रेडिक्ट कर सकता है। वो पायलट के फिंगर मूवमेंट, पैडल मूवमेंट और कंट्रोल इनपुट देखकर फ्यूचर कैलकुलेट करता है, लेकिन इन ऑर्गेनिक या सेल्फ ड्रिवन एक्शन उसकी प्रेडिक्शन के बाहर होते हैं। मतलब सागामी जिंदा इंसान को एनालाइज करके ये पता लगा सकता है कि वो आगे कौन सा हमला करने वाला है, लेकिन किसी रोबोट के साथ वो ऐसा नहीं कर सकता। यही समझने के बाद टैट्सू ने अपनी विनिंग स्ट्रेटेजी बना ली। सही वक्त पर यूक्यू ने कंट्रोल लॉक कर दिया और खुद अपनी बॉडी कंट्रोल करने लगा। अब टैट्सू यूक्यू को कंट्रोल नहीं कर रहा था, इसलिए हरकुलस फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था। अगले ही पल यूक्यू एक विशालकारी अटैक लगाता है जिससे हरकुलस को क्रिटिकल डैमेज पहुंचता है। सागामी हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि अब यूक्यू खुद पायलट कर रहा है। फिर भी सागामी हार मानने को तैयार नहीं होता। उसका दिमाग अब भी सेवियर बनने के सपने में उलझा हुआ था, इसलिए वो एक आखिरी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार टैट्सू कंट्रोल संभाल लेता है और अटैक डॉज कर देता है खुद ही। फिर टैट्सू यूक्यू का शुक्रिया अदा करता है और कहता है फाइट खत्म हो चुकी है, इसलिए अब चाहे सागामी मेरे मुंह प्रेडिक्ट कर भी ले तब भी उससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। ये सुन के सागामी घबराकर फ्यूचर के हर पॉसिबल ब्रांच को देखने लगता है और बचने का कोई रास्ता ढूंढता है, लेकिन हर फ्यूचर में सिर्फ उसकी हार नजर आती है उसे और कहीं भी जीत का एक भी चांस उसे नहीं मिलता। पर फिर भी सागामी अभी भी हार नहीं मानता और फिर से टैट्सू को बोलता है तुम्हें मर जाना चाहिए। ये सुन के यूक्यू एक पल के लिए डर जाता है क्योंकि पहले भी ऐसे लफ्जों ने टैट्सू को तोड़ दिया था और वो रोने लगा था, लेकिन इस बार टैट्सू शांत रहता है और कहता है अब ये
सब बातें मैं आसानी से सहन कर सकता हूँ, इसलिए इस बार मैं टूटूंगा नहीं बल्कि सागामी को भी वही दर्द महसूस कराऊंगा जो उसने आओ और मुझे दिया है। इतना बोल के टैत्सुओ अपना सारा गुस्सा बाहर निकालते हुए जोर से चीखता है और सागामी की तरफ दौड़ पड़ता है। इस सीन को सब लोग सांस रोककर देखते हैं। टैत्सुओ फिर अपनी 30 स्वॉर्ड स्टाइल की सबसे पावरफुल टेक्निक एक्टिवेट करता है और इस अटैक का नाम टॉर्मेंट आजुल होता है। अटैक करने के कुछ ही पल बाद टोटल 30 जबरदस्त स्लैश के साथ हरकुलिस टुकड़े टुकड़े हो जाता है और इसी के साथ सागामी की हार होती है। जैसे ही हरकुलिस टुकड़ों में कट जाता है, यूक्यो नोटिस करता है कि सागामी किसी तरह जिंदा बच गया है, इसलिए वो तुरंत उसे पकड़ लेता है और फिर वापस जमीन पर लौट उतर आता है। उधर बेस पर मौजूद सब लोग खुशी से झूम रहे होते हैं क्योंकि टैत्सुओ जीत चुका होता है और उसका मतलब था कि अब उन सभी की जान बच गई है। लेकिन बॉस के दिल में अब एक ही सवाल था, क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है? बैटलफील्ड पर हरकुलिस का कटा फटा शरीर पड़ा हुआ था। काइजू से लिंक्ड होने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि जो भी काइजू महसूस करता है वही सब इंसान भी महसूस करता है, उसका ओनर। इसलिए मौत के वक्त जो दर्द, डर और अंधेरा हरकुलिस ने महसूस किया वो सब सागामी के दिमाग में एक साथ भर गया। ऐसे अनुभव किसी आम इंसान को या तो पागल कर देते हैं या तुरंत बेहोश कर देते हैं और सागामी की हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई थी। वो अपनी आंखों को नोचने लगता है और यूक्यो के हाथों से फिसल कर नीचे गिर जाता है। जमीन पर जोर से टकराने के बाद भी अंधा हो चुका सागामी हार मानने को तैयार नहीं होता। वो लगातार चिल्लाता रहता है कि जब तक टैत्सुओ मर नहीं जाता तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ये बात सुनकर टैत्सुओ को बुरा तो लगता है, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटता बल्कि वो कॉकपिट से बाहर निकलता है और यूक्यो से कहता है कि मुझे सागामी के पास जमीन पर उतार दो। यूक्यो मना कर देता है और कहता है कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है तुम्हारे लिए टैत्सुओ। टैत्सुओ भी जानता है कि यूक्यो सही कह रहा है, लेकिन वो इस कहानी का अंत ऐसे नहीं होने देना चाहता, इसलिए वो खुद ही नीचे कूद जाता है। खुशकिस्मती से यूक्यो से पकड़ लेता है, वरना इतनी ऊंचाई से गिरकर उसकी हड्डियां टूट सकती थी। यूक्यो हैरान होकर पूछता है कि आखिरकार वो इतना रिस्क क्यों ले रहा है। टैत्सुओ शांत आवाज में जवाब देता है कि कोई भी लड़ाई तब तक खत्म नहीं होती जब तक दोनों तरफ के दिलों से नफरत खत्म ना हो जाए। इसलिए मैं सागामी से बात करना चाहता हूँ और उससे समझना चाहता हूँ कि आखिरकार वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। इसलिए यूक्यो टैत्सुओ को समझाने की कोशिश करता है। इस सिचुएशन में बात करके कुछ भी सॉल्व होना नामुमकिन बात है, लेकिन टैत्सुओ अपनी बात पर अड़ग रहता है और कहता है कि अगर मैंने कभी अनजाने में सागामी के साथ कुछ बुरा किया हो और इसी वजह से वो मुझसे नफरत करता हो तो मैं उस बात के लिए सागामी से माफी मांगूंगा और उसके बाद सागामी से भी मॉल के लोगों से 1000 बार माफी मंगवाऊंगा। यूक्यो को बिल्कुल यकीन नहीं था कि सागामी जैसा इंसान ऐसा कुछ कर पाएगा, खासकर उसकी मौजूदा हालत में तो बिल्कुल ही नहीं। इसी दौरान सागामी गुस्से और घबराहट के बीच अपने बचपन की यादों में खो जाता है और उसका बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था क्योंकि उसके पापा एक पॉलिटिशियन थे जो अपनी पोजीशन खो चुके थे। उसके बाद उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अफेयर करने और आशो आराम वाली जिंदगी जीने में लग गया था। सागामी की माँ भी कुछ खास नहीं थी, उसे अपने बेटे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, बल्कि उसे सिर्फ अपने नए गहने खरीदने और अपनी खुद की अफेयर वाली जिंदगी इम्पोर्टेंट थी। नतीजा ये हुआ कि सागामी अपने ही घर में नजरअंदाज कर दिया गया। एक बार जब उसे बहुत तेज बुखार हुआ तब वो 3 दिन तक अपने कमरे में अकेला पड़ा रहा। वो उल्टी से लिपटा हुआ मदद का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके पास कोई नहीं आया। आखिर में एक मेड ने उसे देखा और बचाया, लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसके माता पिता एक भी बार उसकी खैरियत पूछने नहीं आए। इसी तरह के नजरअंदाज होने की वजह से सागामी के अंदर लोगों की तरफ और अटेंशन पाने की भूख पैदा हो गई। जितना भी वो इनकार करे, सच यही था कि वो टैत्सुओ को एडमायर करता था। टैत्सुओ वो इंसान था जिसे हर कोई पसंद करता था, जिसे सब रिस्पेक्ट और प्यार देते थे और इसी बात ने सागामी के अंदर जलन और गुस्सा भर दिया। वो टैत्सुओ से आगे निकलना चाहता था और अपने बर्थडे प्रोग्राम के जरिए दुनिया का हीरो बनना चाहता था, लेकिन एक दिन उसे मीटिंग में बुलाया गया और बताया गया उसका बर्थडे प्रोग्राम बंद कर दिया गया है। सागामी को समझ नहीं आया क्योंकि उसका प्रोजेक्ट लगातार अच्छा रिजल्ट दे रहा था। तब उसके कमांडर ने बताया कि ये उसकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हो रहा। दरअसल अंतरिक्ष में काइजू का एक विशाल झुंड देखा गया है जो सीधा अर्थ की तरफ बढ़ता आ रहा है। इसलिए अगर वो सब अर्थ तक पहुंच जाते हैं तो पूरी इंसानियत खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए हायर अप्स ने सारे बर्थडे प्रोग्राम का बजट रोककर एक जायंट स्पेसशिप और यूक्यो के लिए स्पेस कॉम्पेटेबल बॉडी बनाने का फैसला किया था ताकि टैत्सुओ स्पेस में जाकर उस काइडू होड़ को हमेशा के लिए खत्म कर सके। पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक ये बहुत बड़ा मिशन था, लेकिन सागामी के लिए बस ये एक और मौका था जहाँ टैत्सुओ उसकी चमक छीन रहा था। उसे लगा कि एक बार फिर टैत्सुओ सारी तकरीब और शोहरत ले जाए और उसकी यही सोच उसके दिल में टैत्सुओ के लिए जानलेवा नफरत पैदा कर देती है।
इसी दौरान उसकी मुलाकात नाडारे नाम के साइंटिस्ट से हुई। सागामी ने उससे मदद मांगी और नाडारे ने वादा किया कि मैं सागामी तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बनाने का सबसे छोटा रास्ता दिखाऊंगी। पर नाडारे का प्लान बहुत ही खतरनाक था, जो था टैट्सू और उसके साथियों वाली स्पेसशिप को तबाह कर देना। जब सागामी ने इन सब यादों को याद करते हुए बड़बड़ाना चालू किया तब टैट्सू उसकी बातें सुन लेता है। जैसे ही सागामी स्पेसशिप को बर्बाद करने वाली साजिश का जिक्र करता है, टैट्सू की आंखें फैल जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि स्पेसशिप की तबाही के पीछे सागामी का ही हाथ था। नाडारे वही रोबोट रिसर्चर थी जिसे सागामी पायलट सिलेक्शन टेस्ट के दौरान मिला था। जब सागामी को एहसास हुआ कि वो कभी भी ईमानदारी से टैट्सू का मुकाबला नहीं कर सकता, तब नाडारे ने उसे एक अंधेरा और गलत रास्ता दिखाया और मजबूरन में सागामी उसके साथ चल पड़ा। उस दिन के बाद नाडारे ही उसके पूरे ऑपरेशन का दिमाग बन गई। वो उसे बताती कि कैसे किसी भी कीमत पर पावर और पोजीशन हासिल की जा सकती है, चाहे ब्लैकमेल करना पड़े या जहर देकर अपने रास्ते के लोगों को हटाना पड़े। सागामी ने भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर रुकावट को पार करने का एहसास उसके लिए एक नशा जैसा बन चुका था। लेकिन जब नाडारे ने स्पेस को उड़ाने का आइडिया दिया तब पहली बार सागामी भी घबरा गया। वो पहले ही बहुत बुरे काम कर चुका था, इसलिए अगर उसने टैट्सू के मिशन को फेल कर दिया और काइजू होर्ड अर्थ तक पहुंच गया तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। नाडारे को भी हैरानी हुई कि इतने गुनाहों के बाद भी सागामी के अंदर इंसान का कुछ हिस्सा जिंदा है। लेकिन फिर उसने उसे मैनिपुलेट करते हुए कहा कि अगर तुम ये सब नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, पर ऐसा न करने की वजह से तुम्हें बस अपना सपना और दुनिया का सेवियर बनने का मौका हमेशा के लिए छोड़ना होगा और वापस अपनी वही पुरानी बेकार और बिना किसी पहचान वाली जिंदगी में लौटना पड़ेगा, जहाँ किसी को उसके होने या ना होने का फर्क नहीं पड़ता। ये बात सुनकर सागामी के अंदर घबराहट भर गई, क्योंकि इतने सालों से वो पहचान और तारीफ पाने के लिए ही तो इतने बुरे बुरे काम करता आ रहा था। अब इतना सब करने के बाद वो अचानक पीछे नहीं हट सकता था। दिल से वो ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उसने नाडारे के स्पेसशिप को तबाह करने वाले प्लान पर हाँ भर दी। फिर नाडारे ने सागामी को बताया कि लॉन्च से पहले होने वाली फाइनल इंस्पेक्शन के दौरान उसे बस एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करनी होगी। जब सबका ध्यान उस तरफ होगा तब मैं चुपके से स्पेसशिप के सिस्टम में एक वायरस इंस्टॉल कर दूंगी। ये वायरस धीरे धीरे पूरे एयरक्राफ्ट को बर्बाद कर देगा और डीप स्पेस में पहुंचते ही पूरा स्पेसशिप कबाड़ के ढेर में बदल जाएगा। नाडारे की बात मानने में सागामी को खुद भी घिन आ रही थी कि बताओ हीरो बनने के लिए मैं किस हद तक गिर चुका हूँ। लेकिन फाइनल इंस्पेक्शन वाले दिन उसने इंस्पेक्शन साइट पर मौजूद एक एयरक्राफ्ट हैंगर पर आग लगा दी। इसी वजह से अथॉरिटी को लगा कि किसी टेररिस्ट अटैक का ये हिस्सा है। इंस्पेक्टर की सेफ्टी के लिए पूरी इंस्पेक्शन कैंसिल कर दी गई और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर नाडारे ने अपना काम पूरा कर लिया। कुछ देर बाद सागामी को नाडारे का मैसेज मिला। उसने बताया कि वायरस सफलता से स्पेसशिप के सिस्टम में अपलोड हो चुका है और जैसे ही शिप डीप स्पेस पर जाएगी उसका तबाह होना तय है और उसी के साथ टैट्सू भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसके बाद दुनिया का सेवियर बनने का सपना सागामी का सच हो सकता है। लेकिन उसी साल एक ऐसी विनाशकारी घटना घटी जब आइस काइजू ने पूरी दुनिया को बर्फ में बदल दिया और एडे भी इस आफत के सामने बिल्कुल बेबस हो गई। सागामी की सारी मेहनत और सारी साजिशें एक पल में बेकार हो गई। दुनिया की हालत देखकर सागामी पूरी तरह से टूट गया। हर तरफ लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कोई रो रहा था, कोई प्रार्थना कर रहा था और कुछ लोग शौक में खड़े थे क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। लोग कह रहे थे कि एडे भी अब कुछ नहीं कर सकता और अब दुनिया का बचना नामुमकिन है। ये सब सुनकर सागामी को एहसास हुआ कि एक बार फिर वो दुनिया का सेवियर बनने में नाकाम हो गया। गुस्से और निराशा में वो अपने ही चेहरे को नोचने लगता है, क्योंकि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, कितना भी नीचे गिरा हो, उसे कभी वो नहीं मिला जो वो सच में चाहता था, जो है दुनिया का हीरो बनना, मतलब सेवियर बनना। वापस प्रेजेंट में टैट्सू यूकियो की पीठ से उतरता है। अब उसे पूरी तरह से समझ आ चुका है कि स्पेसशिप की तबाही और उस मिशन में मारे गए सारे क्रू मेंबर की मौत के पीछे सागामी ही था। एक पल के लिए टैट्सू का मन करता है कि वो सागामी को जोर का मुक्का मारे, लेकिन तभी सागामी रोते हुए चिल्लाता है कि मैं और खुद जैसा इंसान बनकर नहीं जीना चाहता। ये सुनकर टैट्सू को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। एक वक्त था जब उसने भी खुद के बारे में बिल्कुल ऐसा ही सोचा था, इसलिए वो सोचने लगता है कि शायद सागामी भी कभी उसी की तरह दर्द और संघर्ष से गुजरा होगा। सच कहें तो टैट्सू का दिल अभी भी सागामी का गला दबाने का कर रहा था, लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है। पूछता है कि क्या सागामी ने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो मेरी तरह एक सेवियर बनना चाहता था। टैट्सू के लिए ये बात समझना मुश्किल था, क्योंकि उसके नजर में सेवियर बनना कोई खास चीज नहीं थी। ये सुनकर सागामी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जिस टाइटल को पाने के लिए उसने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। टैट्सू उसे बेकार बता रहा है, लेकिन टैट्सू पूरी ईमानदारी से बोल रहा था ये बात। वो कहता है कि सेवियर की जिंदगी उतनी अच्छी नहीं होती जितना लोग समझते हैं, क्योंकि मुझे कभी नॉर्मल लोगों की तरह दोस्त बनाने या आराम से बात करने का मौका नहीं मिला।
जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा लड़ाई लड़ते हुए या ट्रेनिंग करते हुए निकल गया। कई कई हफ्तों तक मुझे ठीक से आराम भी नहीं मिलता। एक लड़ाई खत्म होती कि दुनिया के किसी और कोने में दूसरी शुरू हो जाती। और इतना सब करने के बाद भी लोग सोशल मीडिया पर मेरे बारे में अजीब अजीब बातें करते रहते। कुछ लोग मुझे हीरो मानते तो कुछ लोग हर गलती का दोष मुझ पर डाल देते, चाहे फिर मेरा उस चीज से कोई लेना देना ही ना हो। इसी तरह टैट्सो अपनी सेवियर वाली जिंदगी की सारी मुश्किलें गिनाता रहता है। सागामी ने कभी इन बातों के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी वो कहता है कि ये सब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा वर्थ होता। तब टैट्सो उससे कहता है कि अगर तुम वाकई सेवियर बनना चाहते हो तो तुम्हें इंसानों को नहीं बल्कि काइजू को मानना चाहिए था, क्योंकि एक सच्चे सेवियर का काम लोगों की रक्षा करना होता है, उनकी जान लेना नहीं। ये बात सागामी के दिल पर सीधा वार करते हुए वो घुटनों के बल गिर पड़ता है और उसे याद आता है कि मैं अपने असली रास्ते से कितना दूर निकल चुका हूँ। लेकिन फिर भी सागामी कहता है कि अगर मैंने गलत तरीके ना अपनाए होते तो मैं कभी इतनी दूर तक नहीं पहुँच पाता। अगर मैं ईमानदार बना रहता तो कोई मेरा नाम तक नहीं जानता और हमेशा मैं अपने माँ बाप की नजरों में उसी तरह गायब रहता जैसे बचपन में हुआ करता था। सागामी का मानना था कि दुनिया में एक आम और मध्यम इंसान सिर्फ मेहनत और ईमानदारी के दम पर कभी महान नहीं बन सकता। अगर उसे ऊपर जाना है तो उसे अपने ऊपर खड़े लोगों को नीचे खींचना ही पड़ता है। अपनी पूरी भड़ास निकालने के बाद जब सागामी सर उठाता है तो वो देखता है कि टैट्सो उसे दुख भरी नजरों से देख रहा है। टैट्सो धीरे से कहता है कि सागामी मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं सकता और शायद कभी समझ भी नहीं पाऊंगा, लेकिन सागामी अगर तुम इतनी बुरी तरह से सेवियर बनना चाहते हो तो मैं टैट्सो जो दुनिया का सेवियर है वो तुम्हें वो टाइटल दे देता हूँ। सागामी कहता है जब मैंने कहा था मुझे सेवियर बनना है तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था जो टैट्सो तुम समझ रहे हो। लेकिन अब जब सागामी इस बारे में गहरी सोच में सोचता है तो उसे एहसास होता है मैंने कभी यही नहीं सोचा था कि आखिर मैं सेवियर के रूप में कैसे पहचाना जाना चाहता हूँ। और सागामी को ये भी समझ नहीं आता कि टैट्सो सेवियर बनना क्यों पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि इतनी फेम, पावर और रिस्पेक्ट किसी भी मुश्किल को वर्थ बना देती होगी। लेकिन अगर ये वजह नहीं है तो फिर टैट्सो इतने सालों तक सेवियर क्यों बना रहा। टैट्सो शांत आवाज में जवाब देता है कि सच कहूं तो मैं किसी और चीज में खास अच्छा नहीं था, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी बल्कि मेन रीजन तो ये था कि दुनिया के लोग बिना दर्द और डर के जी सके, और ऐसा करने के लिए मुझे एक शांत और सुकून भरी दुनिया बनानी होगी। और भले ही मुझे अंदर ही अंदर ये भी पता है कि मैं पूरी दुनिया को कभी नहीं बचा सकता, लेकिन अगर उसकी और यूक्यू की लड़ाई की वजह से कम एक लोग कुछ काइजू से डरना छोड़ दें तो मेरे लिए यही काफी था। ये सुनकर सागामी पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि टैट्सो के इरादे इतने साफ और मासूम होंगे। अरे वो बच्चा है, क्या सोच सकता है वो। उसी पल सागामी को एहसास होता है कि मैं एक अच्छा सेवियर बनने के लायक ही नहीं हूँ और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने जो भी किया वो सब बेकार रहा। तब ये टैट्सो देखता है कि यूमा पूरी स्पीड से उनकी तरफ दौड़ती हुई आ रही है। जैसे ही वो पास पहुंचती है वो अपनी गन सीधा टैट्सो पर तान देती है ताकि सागामी को बचा सके और उसके सेवियर बनने के सपने को और करीब ले जा सके। लेकिन सागामी यूमा को रोक देता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा सेवियर बनने का सपना बेकार था। फिर सागामी यूमा से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसे और बाकी बच्चों को अपने बेकार मिशन में घसीट लिया। इतना ही नहीं, सागामी को ये भी अफसोस है कि उसने सभी बच्चों का ब्रेन वॉश भी किया ताकि अपना सेवियर बनने का सपना पूरा कर सके। इसलिए यूमा को किसी पर वेपन तानना है तो यूक्यू पर नहीं बल्कि उस पर ताने। यूमा ये सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सागामी ऐसी बातें कहेगा। उसे लगता है कि जरूर टैट्सो ने सागामी के साथ कुछ बुरा कर दिया है, लेकिन सागामी साफ कह देता है कि टैट्सो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर वो एक बार फिर यूमा से कहता है कि मुझे मार दो। यूमा गुस्से में चिल्लाती और कहते हैं कि आप ऐसी बातें करना बंद करो, क्योंकि चाहे मैं और बाकी लोग कितने भी डरे हुए क्यों ना हो, हमें ये जानकर हमेशा सुकून मिलता था कि सागामी आप हम सभी की रक्षा करने के लिए वहाँ मौजूद हो। इसलिए सागामी चाहे आप अपने आप को कुछ भी समझो, हमारे लिए आप सिर्फ एक सेवियर नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर हो। यूमा फिर बिग फ्रीज के बाद की बात याद करती है जब दुनिया जम चुकी थी और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। तब सिचुएशन को समझने के बाद सागामी के दिमाग में सबसे पहला ख्याल बच्चों का आया था जो उस वक्त फाइट ट्रेनिंग के लिए हैंगर में थे, जहां ठंड से मारे वो जमने ही वाले थे क्योंकि हैंगर के सामने एक बहुत बड़ा फ्रॉस्ट बॉल थी। इसलिए किसी के लिए भी उनके पास जाना बहुत खतरनाक था। फिर भी सागामी को अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं थी, उसके लिए सिर्फ बच्चों की सेफ्टी मैटर करती थी उस समय। इसलिए तो उसने एक ट्रक उठाया और सीधा उस आइस बॉल में घुसा दिया ताकि उसे तोड़ सके। ट्रक से बाहर निकलते ही वो नाडारे को गालियां देने लगा क्योंकि जब उसने टैट्सो को हटाने के लिए स्पेस मिशन सैबोटाज करने का प्लान एक्सेप्ट किया था तब उसने कभी नहीं सोचा था कि टैट्सो के मरने के बाद दुनिया का ये हाल हो जाएगा। जब वो हैंगर के दरवाजे तक पहुंचता है तो पूरी तरह से बर्फ उधर जम चुकी होती है। सागामी अपने नंगे हाथों से उसे खोलने की कोशिश करता है।
आखिरकार दरवाजा खुल जाता है और अंदर उसे सारे बच्चे कोने में सिकड़े हुए मिलते हैं। उसे देखकर सबके चेहरों पर राहत की सांस आ जाती है, क्योंकि अगर सागामी वक्त पर नहीं आया होता तो शायद सब वहीं जमकर मारे जाते। इसी पल बच्चों की नजरों में सागामी एक असली सेवियर बन गया था। उन्हें बचाने के बाद सब लोग सागामी की मदद से जिंदा बचे रहते हैं। फिर सब मिलकर एड बेस को दोबारा ठीक करते हैं ताकि कुछ समय तक वहां रह सकें। लेकिन खाना और सप्लाई हमेशा के लिए तो नहीं चल सकती थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि पास के पहाड़ पर क्रैश हुए एड सप्लाई प्लेन तक जाकर वहां से नई सप्लाई लाई जाएगी। सफर लंबा और मुश्किल था। पूरे रास्ते सागामी बच्चों पर नजर रखे हुए था। वो बार बार कहता है कि अगर कोई ज्यादा थक जाए तो उसे बता दे। कुछ देर बाद पीछे से रहा मकोटो माफी मांगते हुए कहता है मेरे पैर अब और नहीं चल सकते। उसके बाद कई और बच्चे भी वही बात कहने लगते हैं। ये देख सुनकर सागामी सबको स्लाइड पर बिठाता है और खुद उन्हें खींचने लगता है। काफी मुश्किल सफर के बाद वो सब एक गुफा तक पहुंच जाते हैं और वहां कैंप लगा देते हैं। जब सागामी बच्चों के लिए खाना बना रहा होता है तब दो बच्चे गुफा के अंदर एक्सप्लोर करने चले जाते हैं। अचानक वो सागामी को आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि आपको यहाँ आकर ये देखना चाहिए। सागामी तुरंत उनकी तरफ दौड़ पड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद बच्चे किसी मुसीबत में फंस गए हैं। लेकिन वहां पहुंचकर जो चीज वो देखता है उसे देखकर वो खुद भी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने हरकुलिस पूरी तरह बर्फ में जमा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरे काइजू से लड़ते हुए फ्रीज हो गया हो। बच्चे भी उतने ही कंफ्यूज थे जितना सागामी, क्योंकि दूसरा काइजू तो अर्थ पर पहले देखे गए मॉन्स्टर जैसा लग रहा था, लेकिन हरकुलिस बिल्कुल अलग था। तभी गुफा के किसी और हिस्से में दो म्यूटेंट काइजू आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। उनकी लड़ाई इतनी जबरदस्त होती है कि पूरी गुफा हिलने लगती है, छत से पत्थर गिरने लगते हैं और आखिरकार सागामी और बच्चे गुफा के अंदर ही सील हो जाते हैं। सागामी घबरा जाता है और बाहर निकलने के लिए पत्थरों को मुक्के मारने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बच्चे ऐसी जगह पर मारे जाएं। लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी उसके हाथ खून से भर जाते हैं, लेकिन पत्थर की दीवार पर एक भी दरार नहीं आ पाती। एक हफ्ते बीत जाते हैं और सब लोग गुफा के अंदर ही फंसे रहते हैं। इसी दौरान उनका सारा खाना खत्म हो जाता है और भूख सबको कमजोर करने लगती है। फिर भी सागामी बच्चों का हौसला लगातार बढ़ाता रहता है और उन्हें उम्मीद देता रहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ और हफ्तों के बाद भी उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। अब सब लोग भूख से मरने की कगार पर पहुंच चुके होते हैं। तब सागामी और फ्रोजन काइजू की बर्फ तोड़ना शुरू कर देता है, जो उन्हें पहले मिला था। काफी मेहनत के बाद जब वो उसके शरीर तक पहुंचता है तो उसे उसका मांस नजर आता है। उसे लगता है कि शायद यही उनकी बचने की आखिरी उम्मीद है। फिर सबसे पहले सागामी बच्चों के लिए मांस निकालता है और उन्हें खाने को देता है और कहता है कि फिलहाल जिंदा रहने का यही सबसे अच्छा तरीका है। सभी बच्चे मांस खा लेते हैं और शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अगले ही दिन कई बच्चे बुरी तरह से बीमार पड़ जाते हैं, जबकि कुछ पर कोई असर नहीं होता। सागामी फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता, लेकिन धीरे धीरे काइजू मीट का असर उस पर भी होने लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है और उल्टियां करने लगता है। कुछ घंटे बाद जो बच्चे काइजू मीट के इफेक्ट से बच गए थे वो सबकी देखभाल करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो बच्चे बीमार पड़े थे वो एक एक करके मारे जाते हैं। अब सागामी का शरीर भी अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था। बच्चों की देखभाल और काइजू मीट की सिकनेस ने उसे तोड़ दिया था। फिर भी वो जानता था कि बच्चों के पास जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद वही है, इसलिए वो खुद को मजबूर करता है, फिर से खड़ा हो जाता है। बच्चों से दोबारा उठता देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक गुफा फिर से हिलने लगती है। इस बार सागामी को अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखने लगता है और आखिरकार समझ जाता है कि ये आवाज उस काइजू से आ रही है जो इतने समय से बर्फ में दबा हुआ था। अगले ही पर हरकुलिस बर्फ तोड़कर बाहर निकलता है। शुरू में सागामी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि हरकुलिस किसी तरह उससे लिंक हो चुका है और हरकुलिस की ताकत की मदद से वो सब गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बेस पर लौटने के बाद सागामी और बचे हुए बच्चे उन सभी के लिए कब्र बनाते हैं जो मारे गए। सब दुखी थे, लेकिन यूमा को पूरा यकीन था कि अगर सागामी ना होता उनमें से कोई भी अभी तक जिंदा नहीं बचता, इसलिए उसके लिए सागामी असली सेवियर था उसका। प्रेजेंट में यूमा कहती है कि आपका मिशन बेकार नहीं था और हम में से किसी का ब्रेन वॉश आपने नहीं किया, बल्कि बचे हुए बच्चे सागामी के साथ इसलिए चले क्योंकि उन्हें आप पर भरोसा था। और अब जब सागामी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है जिस सपने के पीछे वो जिंदगी भर भागता रहा शायद वो उसे पहले ही हासिल कर चुका था। सागामी प्यार से यूमा के सर पर हाथ फेरता है। जब वो उसकी गोद में सर रखकर रो रही होती है, टैत्सो को समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करे वो, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। लेकिन तभी अचानक हरकुलिस का शरीर दोबारा हिलने लगता है। अगले ही पल वो सीधा यूकियो पर हमला कर देता है और उसे कई 100 मीटर दूर उड़ा देता है। सागामी और यूकियो दोनों शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि सागामी ने हरकुलिस को ऑर्डर करने का कोई अटैक नहीं दिया था। तभी सबकी नजर हरकुलिस की पीठ पर चलती हुई रिको पर पड़ती है। वो नीचे कूद कर सीधा टैत्सो के सामने लैंड करती है।
टैचू उसे पहचान लेता है क्योंकि वो सागामी के बच्चों में से एक थी, लेकिन किसी वजह से उसे लगातार महसूस हो रहा था उसके अंदर कुछ ना कुछ बहुत गलत है। सागामी और यूमा भी नोटिस करते हैं कि रिको नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही। अचानक वो बात करना शुरू करती है और कहती है कि मैं कितना लकी हूँ क्योंकि ना मुझे सिर्फ इंसानों का हिडन सेटलमेंट मिल गया बल्कि टैचू भी मिल गया। सागामी रिको से पूछने की कोशिश करता है कि वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है, लेकिन तभी रिको अपना सिर पूरा 180 डिग्री घुमाती है और उसका चेहरा धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। ये देखकर सागामी समझ जाता है कि ये उसकी असली रिको नहीं है। रिको जवाब देती है कि इस दुनिया में बची हुई रिको की वो इकलौती वर्जन है। जैसे जैसे उसका चेहरा टूटता रहता है, टैचू के बहुत ही खतरनाक और ताकतवर काइजू की प्रेजेंस महसूस होने लगती है। वो तुरंत सोचने लगता है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि वो उस अजीब क्रिएचर को सागामी और यूमा के करीब नहीं आने दे सकता था, पर उसे इस काइजू के अटैक रेंज और स्पीड का दोनों का अंदाजा नहीं था। इसलिए टैचू तुरंत यूकियो को वापस बुलाता है। यूकियो भी उनकी तरफ उड़ना शुरू कर देता है, लेकिन काइजू हरकुलस के बचे हुए शरीर को भेजकर यूकियो को रोक देती है। फिर वो बताता है कि एक हफ्ते पहले ही मैंने सागामी के ग्रुप में घुसपैठ कर ली थी जब सागामी और उसके साथी टोक्यो में मेरी जासूसी कर रहे थे और भागने की कोशिश कर रहे थे वहाँ। तब मैं मतलब ह्यूमनॉइड काइजू ने उन्हें देख लिया और तुरंत टेलीपोर्ट होकर उनके पीछे पहुंच गया और असली रिको को खा लिया और उसकी यादों और जानकारी की मदद से उसका एक परफेक्ट अवतार मतलब क्लोन बना लिया। पर उसके अंदर मेरी कॉन्शियसनेस थी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को पता ही नहीं चला कि असली रिको मर चुकी है। रिको की मेमोरीज की वजह से मेरा अवतार असली रिको से बिल्कुल अलग नहीं लग रहा था। इसी अवतार के जरिए मैंने एयरडे बेस की लोकेशन, इंसानों की स्ट्रेंथ मॉल की लोकेशन और यहाँ तक ये भी जान लिया कि टैचू उस स्पेस मिशन से जिंदा बचकर आ गया है। फिर वो कहता है कि हमेशा की तरह सागामी एक बहुत ही कन्वीनियंट टूल साबित हुआ। ये सुनकर सागामी के दिमाग में अब सब कुछ कनेक्ट होने लगता है। अगले ही पल रिको का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है और उसके नीचे नाडारे का चेहरा नजर आता है, वही औरत जिसने स्पेस मिशन डिस्ट्रॉय किया था। काइजू कहता है मुझे सागामी के लिए थोड़ा अफसोस होता है क्योंकि उसने सच में नाडारे की बात पर यकीन कर लिया जब उसने कहा था कि वो उसे सीवियर बना देगी, लेकिन असल में सागामी सिर्फ उसकी बड़ी योजना का एक छोटा सा हिस्सा था। उसका असली मकसद टैचो को खत्म करना, दुनिया को फ्रीज करना और काइजू को इवॉल्व करवाना था। अपना असली रूप दिखाते हुए काइजू कहता है कि मेरी योजना अब लगभग पूरी हो चुकी है और बस इंसानों की बगावत की आखिरी उम्मीद को कुचलना बाकी रह गया है। ये कहकर वो सागामी का सर पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी वफादारी के नाम के तौर पर मैं तुम्हारा अवतार नहीं बनाऊंगा बल्कि एक तेज और बिना दर्द वाली तुम्हें मौत दूंगा। अगले ही पल ह्यूमनॉइड काइजू को मुंह के सामने खतरनाक लेजर बीम चार्ज होने लगती है जो सीधा सागामी के सर को निशाना बना रही थी, लेकिन बीम फायर होने से एक सेकंड पहले ही टैचो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है और काइजू को एक जबरदस्त ड्रॉप किक मार देता है जिससे उसका पावरफुल हमले की लेजर बीम अपना टारगेट से हट जाती है और सागामी की जान बच जाती है।